Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं that Magnet Brains पे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तीन फैकल्टीज अवेलेबल हैं जिन्होंने अपना अपना सिलेबस बना के वीडियोस की फॉर्म में आपको दे दिया है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे और वेबसाइट पे भी। अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, भरपूर उस चीज का फायदा उठाइए एंड एट द सेम टाइम हम बहुत ही जल्दी आपके लिए नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स चैनल से और फायदा उठाते रहिए। चलिए अब हम आते हैं इस चीज पे कि हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम क्लास 11th का इंटरनल ट्रेड चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10 उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हम 1 बाय 1 हर एक चैप्टर के वन शॉट रिवीजन एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख रहे हैं। कभी वन शॉट पहले आ जाता है, एनसीईआरटी बाद में आता है, कभी एनसीईआरटी सॉल्यूशन पहले आ जाता है, वन शॉट बाद में आता है, लेकिन बैक टू बैक ये चल रहा है। मैंने प्रीवियस सारे चैप्टर्स का वन शॉट और एनसीईआरटी सॉल्यूशन बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, वहां जाके आप देख सकते हैं। चलिए इस चैप्टर में दो नेचर के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं है, तो हमें सिर्फ दो नेचर के क्वेश्चन से डील करना है, जिसकी स्टार्टिंग हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। अब शॉर्ट और लॉन्ग में क्या डिफरेंस आ जाता है? डिफरेंस आता है कंटेंट का, किसमें कितना कंटेंट लिखना है। मतलब अगर मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना सा आप लिखेंगे पैसेज, लेकिन अगर मान लीजिए वही 8 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 से 3 पेजेस भरने पड़ सकते हैं। ये डिफरेंस आ जाता है। तो थोड़ा सा मार्क्स को देखते हुए अपनी वर्ड लिमिट सेट कर लीजिएगा पेपर में, कॉमन सेंस लगाते हुए। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का क्या मतलब होता है? नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। पहले तो ट्रेड का मतलब क्या होता है? गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग। और इंटरनल ट्रेड मतलब कहीं अंदर हो रहा है। किसके अंदर हो रहा है? एक कंट्री के अंदर हो रहा है, नेशनल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है। मतलब ऐसा ट्रेड, ऐसा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि नेशनल बाउंड्रीज के अंदर हो, उसे हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। देखिए यहां लिखा हुआ है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं कुछ कीवर्ड्स यहां पे अंडरलाइन कर रही हूं, वो सारे कीवर्ड्स आपके आंसर में जरूर से जरूर होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमें सिर्फ ये नहीं समझना है कि आंसर किस तरह से लिखें, हमें ये भी समझना है कि आंसर को प्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है और कौन से ऐसे क्रूशियल वर्ड्स है जो हमारे आंसर में होने ही चाहिए हमारे एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए। सो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग क्या है? एक कीवर्ड है, ठीक है। सो बाइंग एंड सेलिंग किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, दोनों का। अर्लियर मतलब हम सिर्फ गुड्स को कंसिडर किया करते थे, लेकिन अब जहां पे भी गुड्स लगता है वहां पे सर्विसेज भी लगती हैं, तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का। विद इन वॉट? नेशनल बॉर्डर्स या नेशनल बाउंड्रीज। विद इन वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो विद इन नेशनल बाउंड्रीज आर कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। Shopping at a local store, supermarket or in an exhibition is an example of internal trade. कुछ एग्जाम्पल्स दे दिया, जैसे हम कभी भी घर से बाहर निकलते हैं, साची पार्लर तक पहुंचते हैं, वहां से कुछ खरीद के लाते हैं, ये क्या है? ये इंटरनल ट्रेड है। There are no import duties levied on these goods and services. इन गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्पोर्ट ड्यूटीज नहीं लेवाई होती। क्यों नहीं होती भाई? क्या रीजन है इम्पोर्ट ड्यूटीज ना लगने का? रीजन सिर्फ सिंपल सा ये है कि नेशनल बाउंड्रीज के अंदर हो रही है। इंपोर्ट ड्यूटीज कब लगती है भाई? जब हम बाहर से कोई सामान लाते हैं या यहां से कोई सामान बाहर लेके जाते हैं। कस्टम ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज कब लगती हैं? जब इंडिया से सामान बाहर जाता है या बाहर का सामान इंडिया में आता है। जब इंडिया में ही सारी चीजें हो रही हैं, बाइंग एंड सेलिंग पूरा का पूरा इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर ही हो रहा है, तो कस्टम की बात ही कहां से आती है? दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो इसलिए इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लिवाई होती हैं। दो कैटेगरीज हैं इसकी, होलसेल एंड रिटेल। जब हम बल्क में बेचते हैं उसे होलसेल बोला जाता है, जब हम छोटी छोटी क्वांटिटी में बेचते हैं उसे हम रिटेल बोलते हैं। तो इंटरनल ट्रेड इज बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कहां पे? नेशनल बॉर्डर्स के अंदर, एंड इसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगती है, क्योंकि कस्टम ड्यूटीज वगैरह की कॉन्सेप्ट तभी आती है जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो। और ये दो तरह के होते हैं, दो कैटेगरीज के होते हैं, होलसेल रिटेल। होलसेल बोले तो बल्क में बेचना, रिटेल बोले तो बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में बेचना।
चलिए इसी बात पर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट एक सेकेंड, आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, रेफर कर लो इन सब आंसर्स को, लेकिन जब आंसर राइटिंग करने के लिए बैठोगे तो खुद की लैंग्वेज यूज करना, सेम लैंग्वेज चिपकाने मत लग जाना। अब तुम 11th 12th क्लास में आने, मतलब 12th क्लास में जाने वाले हो, 11th क्लास में हो, दैट मीन्स अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि खुद की लैंग्वेज में आंसर लिखना तुम्हें आना चाहिए। अब आप छोटे नहीं बचे हो कि भैया 6th 4th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे टीचर ने जो समझाया बस वही लिख के आ गए। अब आप वैसे नहीं हो, आपको अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करवाने की जरूरत है। तो जो भी आज की डेट में भी चिपका रहे हैं या तो एनसीईआरटी का कंटेंट या कहीं और का कंटेंट, स्टॉप डूइंग दैट। कॉन्सेप्ट समझो, खुद की लैंग्वेज में उसे प्रोड्यूस करो। चलो सेकंड क्वेश्चन है, स्पेसिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। आपको फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है। हमने ये चैप्टर पढ़ा है, अच्छा मैंने ये बताया आपको कि पूरे चैप्टर की वीडियोस अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे, अगर नहीं देखी है फट से जाके देख लो। टॉपिक वाइज हर एक चीज को मैंने कवर किया हुआ है डिटेल में विद एग्जाम्पल्स। सो बस कुछ नहीं करना तुम्हें जाना है प्लेलिस्ट पे या फिर वेबसाइट पे चले जाना, क्लास 11 देख लेना, बाकी पूरा ट्रैक करना मैं बता दूंगी कैसे करना है, ठीक है, लास्ट में, बट प्लीज देख लेना, वहां से तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। Retailers who have fixed the location to offer their goods are known as fixed shop retailers. ऐसे रिटेलर्स बोले तो पहले वो इंसान जो कि स्मॉल क्वांटिटीज में डील करता है, जैसे आपके बगल के आपके घर के बगल में जो ग्रोसरी शॉप वाला है वो कौन है, वो रिटेलर है, क्योंकि वो शॉर्ट मतलब छोटे छोटे उसमें डील करता है। लेकिन वहीं पे अगर बेस्ट प्राइस के बारे में बात करें वो होलसेल वाला है, राइट, क्योंकि वो बल्क में डील करता है। तो रिटेलर जिनके पास फिक्स्ड लोकेशन होती है, मतलब आपने नोटिस किया होगा कि आपकी कॉलोनी के बाहर ऐसे भी शॉप्स हैं, ऐसे भी स्टॉल्स लगते हैं, एक्चुअली शॉप्स नहीं बोल सकते उन्हें, ऐसे भी स्टॉल्स लगते हैं जो सुबह आते हैं वहां पे अपना स्टॉल लगाते हैं, शाम को वापस ले जाते हैं। क्या हम बोल सकते हैं उनकी फिक्स्ड लोकेशन है? नहीं, उनको जहां जगह मिलती है वो वहां पे खड़ा कर देते हैं अपने ठेले को। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्रॉपर एक फिक्स्ड शॉप बनी हुई है, यहां पे उन लोगों के बारे में बात हो रही है। So they say retailers who have a fixed location to offer their goods are known as fixed shop retailers. As a result, they do not relocate from one location to another to service their consumers. बिल्कुल सही एग्जाम्पल होगा आपके बगल की ग्रोसरी शॉप, वो अंकल 2 साल पहले भी वहीं पे बैठते थे, 4 साल बाद भी वहीं पे बैठेंगे, उनकी लोकेशन वही की वही फिक्स्ड है क्योंकि उनकी दुकान फिक्स्ड है। Fixed shop retailers characteristics in comparison to internet dealer, they are more they have more resources and operate on a larger scale. Obviously भैया जो अपने सामान लेके घूमते रहते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने कंधे पे एक लकड़ी की बैम्बू लेके घूमते हैं, उस पर उनका पूरा सामान टंगा होता है। अब वो लोग तो इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब उनको तो बेचना है सामान, तो उनको इधर उधर जाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स डिमांड। लेकिन ये वाले जो लोग होते हैं ये एक फिक्स्ड लोकेशन पे ही रहते हैं, इनको रोज रोज अपनी दुकान चेंज नहीं करनी पड़ती कि आज वहां मिल रहे हैं कल यहाँ मिलेंगे। एंड एट द सेम टाइम ये लार्ज स्केल पे फंक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फिक्स लोकेशन है, जितना सामान रखना है रख लो। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं जो मूव करते रहते हैं स्टॉल्स के थ्रू या फिर वो बैम्बू के थ्रू, तो उनको बस उतना ही सामान ले जाना अफोर्डेबल लगता है जितना वो अपने ठेले पे रख सके। व्हाट डू यू थिंक? कोई इंसान सब्जी का ठेला लगाता है तो भर लेगा जितनी सब्जियां चाहेगा? नहीं ना, जितना ठेले पे जगह उतनी ही सब्जियां रख पाएगा, तो उसके स्केल थोड़ा छोटा होता है। लेकिन फिक्स शॉप वाला जो मान लो सब्जियों की दुकान लगा रहा है तो वो अपनी दुकान पे कितनी मर्जी सब्जियां रखेगी, बिकॉज उसके पास एक फिक्स लोकेशन है, फिक्स जगह है जहां पे वो आराम से सिस्टमैटिकली अरेंज कर सकता है। उसको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे लेके जाना है कहीं पे ये चीज। These stores sell a variety of products including both consumer durables and non-durables. ऐसी shops बहुत variety of products में deal करती है, चाहे वो durable items हो या फिर non-durable items हो। Durable non-durable पता है ना, durable जो लंबा चलता है और दूसरा वाला जो लंबा नहीं चलता है, जल्दी खराब हो जाता है। They have a higher level of trustworthiness among customers. भैया देखो, ये शॉप मैंने जैसे बताया कल भी यहाँ थी, परसों भी यहीं थी, नरसों भी यहीं थी, और कल भी यहीं रहेगी, परसों भी यहीं रहेगी, नरसों भी यहीं रहेगी। दैट मीन्स ये इंसान तभी ऑपरेट कर सकता है जब कस्टमर्स इसे ट्रस्ट करे, जब ये कस्टमर्स को ऐसा अच्छा माल दे। आप मुझे बताइए
कोई आपके बगल वाली शॉप है, एक बार उसने आपको गलत माल दिया, दूसरी बार भी गलत माल दे दिया, तीसरी बार आप उसकी दुकान पे चढ़ोगे? नहीं चढ़ोगे। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है कि भैया मेरे कस्टमर्स तो इसी लोकेलिटी से आने वाले हैं, तो मैं इन्हें तो एटलीस्ट अच्छे से सामान दूं ताकि ये बार बार मेरे पास आए, इनका ट्रस्ट बिल्ड हो मुझ पर। ठेले वाले कैसे होते हैं? ठेले वाले आज यहाँ मिलेंगे, कल वहाँ मिलेंगे, परसों वहाँ मिलेंगे, नरसों वहाँ मिलेंगे। तो कई बार जब हम ठेले वालों से सामान खरीद के आते हैं तब वो बोलते हैं अरे मैडम आपको पसंद ना आए तो दे जाना। अगले दिन वो मिलते ही नहीं है अगर सामान अच्छा नहीं निकलता तो। उन्हें पता थी ये बात, तभी उन्होंने आपको बुद्धू बनाया। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो फिक्स शॉप वाले होते हैं ना, ये ज़्यादा ट्रस्टवर्दीनेस एंजॉय करते हैं कस्टमर्स की साइड से, बिकॉज ये उस तरह से ऑपरेट करते हैं। इन्हें पता है कि मेरा डेली बेसिस पे यही कस्टमर बेस है, मैं रोज रोज इधर उधर जाके नहीं बेच सकता हूँ कि आज यहाँ के कस्टमर्स को मैंने ठग लिया तो कल मैं दूसरी जगह जाके दूसरे कस्टमर्स को ठग लूंगा। नहीं, मेरी एक ही लोकेशन है तो मुझे उनके साथ थोड़ा सा ढंग से डील करना पड़ेगा। They are able to give more services to clients such as home delivery, maintenance. Okay, ये ज़्यादा सर्विसेज देते हैं। क्यों? कई बार होता है हमारे पास पैसे नहीं होते, हम शॉप पे जाते हैं, हम बोलते हैं भैया भिजवाते हैं कल, होता है ना। तो मतलब आप क्या करो, उधार पे लेके आए हो। यही चीज़ तुम ठेले पे करके देखना। एक रैंडम ठेला है जो तुम्हारे घर के बाहर लगा हुआ है, आज लगा है फॉर अ चेंज, और आज ही लगा है, मतलब उसके बाद नहीं लगेगा। तुम उसको बोलो भैया कल ले लेना पैसे, वो बोलेगा मैडम मैं तो यहाँ पे कल आऊँगा ही नहीं, आप मुझे पैसे अभी दो। वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देगा। एट द सेम टाइम होम डिलीवरी, ठेले वाले होम डिलीवरी नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि भैया आज हम यहाँ पे हैं, कल कहीं और होंगे। लेकिन फिक्स लोकेशन वाले देते हैं, उन्हें पता है भैया हमारा कस्टमर बेस ये है, हमें खुश करना पड़ेगा, हमें उनको राजी करना पड़ेगा, ऐसी सारी एडिशनल सर्विसेज देके। तो ज़्यादा सर्विसेज देते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ठीक है, दोबारा से बता दूं, फिक्स शॉप रिटेलर्स कौन से होते हैं? रिटेलर्स फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंसान होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में डील करता है, स्मॉल क्वांटिटीज में डील करता है। एंड एट द सेम टाइम फिक्स शॉप की जब बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है एक ऐसा इंसान जिसने अपनी एक फिक्स लोकेशन सेट कर ली है शॉप सेट करने के लिए। तो ये रिटेलर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताना था। इसके एग्जाम्पल में हमने ग्रॉसरी शॉप वाले अंकल ले लिए जो आपके घर के बगल में रहते हैं, एंड उनके मतलब उनके यहाँ पे हर तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ड्यूरेबल हो, नॉन ड्यूरेबल हो, एट द सेम टाइम लार्ज स्केल पे वर्क करते हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं आपको, ज़्यादा कस्टमर की ट्रस्ट वर्दीनेस एंजॉय करते हैं। ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए इतने पॉइंट्स मोर देन सफिशिएंट है। Now let's move to third question. It says, what purpose is served by wholesalers providing warehousing facilities? आपने सुना होगा बहुत सारे होलसेलर्स वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी देते हैं। व्हाट इज वेयर हाउसिंग फैसिलिटी? स्टोरेज वाली फैसिलिटी। अब इसमें और भी बहुत सारे एडिशनल चीज़ें आ जाती हैं, कई बार पैकेजिंग भी इंक्लूडेड हो जाती है, कई बार और भी चीज़ें आ जाती हैं। बट आपको यहाँ बताना है होलसेलर्स जो कि वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ देते हैं वो किस तरह से क्या पर्पस सर्व करते हैं। ठीक है, तो आंसर है two goals are made by wholesalers to provide warehousing facilities in the following way. Wholesalers reduce the burden on manufacturer to provide for warehousing of the finished product. अब भाई देखो, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए, ठीक है, फैक्ट्री में उसके गुड्स बने। अब उसकी फैक्ट्री बहुत लंबे एरिया पे फैली हुई थी और वो तामझाम भी उतना था, उसमें वेयर हाउसिंग का सिर्फ इतना सा एरिया था, तो जितने गुड्स बनते थे वो वहाँ स्टोर कर देता था। लेकिन नेक्स्ट बैच जो गुड्स का आता था उसको कहाँ स्टोर करे, तो उसको बड़ी तकलीफ होती थी। तो ये होलसेलर ने बोला आप अपनी तकलीफ मेरे सर पे दे दो, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेयर हाउस खोल लेता हूँ, आप अपना गुड्स वहाँ पे रख देना, जो मतलब मेरे को आगे बेचना होगा। मतलब बेसिकली होलसेलर मैन्युफैक्चरर से ले रहा है, अपने गोडाउन में रख रहा है और आगे रिटेलर्स को पास ऑन कर रहा है। समझ रहे हो यहाँ पे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मैन्युफैक्चरर का जो ये छोटा सा एरिया था जहां पे वो अपने फिनिश प्रोडक्ट्स रखता था और नेक्स्ट बैच के लिए उसे हर बार सोचना पड़ता था कि अब कहाँ रखूं मैं अपने फिनिश प्रोडक्ट्स, उसके लिए वो एरिया खाली होता गया क्योंकि होलसेलर ने पूरा बर्डन अपने ऊपर ले लिया। ऐसे मानो आप, कलर चेंज कर देते हैं आपके लिए ताकि अच्छे से दिखाई दे जाए आपको। ऐसे मानो ये है मैन्युफैक्चर, ये है इसका एरिया। अब इस एरिया में सिर्फ इतना सा एरिया फिनिश प्रोडक्ट्स रखने के लिए था, वेयर हाउस का मतलब स्टोरेज के लिए यूज होता था। अब एक बार इसने गुड्स यहाँ पे रख लिए, ये पूरा भर गया, अब यहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं है, लेकिन गुड्स और फिनिश गुड्स बन के आ गए हैं। तो ऐसे टाइम पे होलसेलर क्या कर रहा है, होलसेलर ने अपने यहाँ पे एक वेयर हाउस बना लिया है, तो ये गुड्स ये अपने यहाँ पे ले लेगा और फिर यहाँ से रिटेलर्स को बेच देगा। समझे?
मैन्युफैक्चरर का ये एरिया खाली हो गया, क्यों? क्योंकि होलसेलर ने ये वाला एरिया अपने यहाँ पे बड़ा डेवलप कर लिया। यही तो बोल रहे हैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जो होलसेलर देते हैं वो किस तरह से मैन्युफैक्चरर के लिए फायदेमंद होते हैं। चलिए नेक्स्ट they say the maintenance of the houses by shopkeepers also eases shops of collection work from several manufacturers and maintaining the same large storage selection adequate stock of various customer goods. Okay, देखिए अब एक वेयर हाउस, एक होलसेलर सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर से तो सामान लेता नहीं है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है। ठीक है, ये सारे कौन हैं? ये मैन्युफैक्चरर्स हैं जो होलसेलर को सामान दे रहे हैं। अब ये क्या करता है होलसेलर? यही रिटेलर को देता है। अब आप मुझे बताओ, रिटेलर को अगर ये सारे सामान चाहिए होते अपनी शॉप में तो उसे इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ता कि यार दे दे यार, सामान दे दे, सामान दे दे, सामान दे दे, कितना तामझाम हो जाता उसके लिए। लेकिन उसने क्या किया, उसने डायरेक्टली होलसेलर को कांटेक्ट किया। अब होलसेलर तो इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करता ही था, उनके गुड्स अपने गोडाउन में रखवाता ही था, तो रिटेलर को एक ही जगह सारे के सारे गुड्स, सारी की सारी आइटम्स अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने दो तरह के पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला हमने बेनिफिट पढ़ा है मैन्युफैक्चरर को जो मिलता है अगर होलसेलर अपने यहाँ पे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी स्टार्ट कर देता है तो और दूसरा हमने पढ़ा है कि किस तरह से रिटेलर के लिए फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि रिटेलर को हर जगह घूमना पड़ेगा अलग अलग प्रोडक्ट्स को सर्च करने के लिए, लेके आने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक ही होलसेलर के पास मिल जाएंगे उसके स्टोरेज फैसिलिटी में, तो भैया सोचना ही क्या है, बढ़िया है ये तो। ठीक है, चलो सो ये हो गए हमारे दो बेनिफिट्स जो कि होलसेलर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी से दे देता है लोगों को। अब now it's turn of question number 4. It says how does market information provided by wholesalers benefit the manufacturer? बहुत बार ऐसा होता है कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बहुत सारी मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ला के देता है, तो ऐसे सिनेरियो में क्या फायदे होते हैं। मैं आपको एक बार ना साइकिल याद दिलवा देती हूँ। देखो इस तरह से चलता है, पहले होता है मैन्युफैक्चरर, मतलब जो गुड्स बनाता है। अब ये मैन्युफैक्चरर डील करता है होलसेलर से जो कि बल्क में प्रोडक्ट्स रखता है, ये आगे गुड्स भेजता है किसको? रिटेलर को, मतलब जो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स रखता है, और रिटेलर आगे गुड्स भेजता है किसको? कस्टमर को, जो कि मतलब खरीदता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो द साइकिल गोज लाइक दिस कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, रिटेलर आगे, और फिर कस्टमर। अब यहाँ ये बोल रहे हैं कि साइकिल उल्टा भी ऐसे ही चलता होगा, कस्टमर की कुछ डिमांड होती होगी वो होलसेलर को बताता होगा। जैसे तुम्हारा मान लो तुम्हारी कोई ग्रोसरी शॉप फिक्स्ड है, तुम हर बार वहीं से ग्रोसरी लाते हो। इस बार क्या हुआ, कुछ प्रोडक्ट्स में तुम्हें कुछ दिक्कत मिली तो तुमने जाके किसको बोला? रिटेलर को बोला। अब रिटेलर किसको बोलेगा आगे वो चीज़? होलसेलर को बोलेगा, और होलसेलर आगे किसको बोलेगा? मैन्युफैक्चरर को। वैसे तो देयर इज अनदर वे कि कस्टमर डायरेक्टली भी मैन्युफैक्चरर को बोल सकता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ऐसे नंबर प्रोवाइडेड होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर के होते हैं, जिसमें लिखा होता है कि कस्टमर तुम्हें अगर कोई कंप्लेंट है डायरेक्टली हमें कॉल कर दो। लेकिन मान लो किसी प्रोडक्ट पे ऐसा कोई नंबर प्रोवाइडेड नहीं हो, तो ऐसे सिनेरियो में कस्टमर किसको बोलता है? दुकानदार को जाके बोलता है, भैया पिछली बार सामान दिया था कितना बेकार आया था, बताओ जरा, उसमें कीड़े लगे हुए थे। ये बोलेगा अच्छा ऐसा था, रुको मैं होलसेलर से बात करता हूँ। नेक्स्ट टाइम होलसेलर को सामान डिलीवर करने आएगा तो ये कंप्लेंट रखेगा कस्टमर की उसके सामने कि भाई ये देख यार कस्टमर वो करने लग गया, मेरे कस्टमर छुड़वा देगा, तू तो मतलब ढंग का माल दे दिया कर। होलसेलर ने जाके मैन्युफैक्चरर को बोला कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो मेरे रिटेलर छुड़वा दोगे बेकार माल सप्लाई करके। तो कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन कैसे होती है? ऐसे होती है, गुड्स ऐसे जाते हैं, इंफॉर्मेशन ऐसे पास ऑन होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर को इंफॉर्मेशन देके जाता है वो किस तरह से मैन्युफैक्चरर के लिए फायदेमंद होती है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। बेस्ट बात पता है क्या होती है बिजनेस स्टडीज की, कि अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ से, अपने आसपास से, अपने एनवायरनमेंट से लिंक करके पढ़ते हैं तो आपको पॉइंट्स के लिए बुक्स में देखना भी नहीं पड़ता। बहुत सारे पॉइंट्स आपके खुद के दिमाग में होंगे। सोचिए क्या क्या फायदा हो सकता है इसमें। कस्टमर की बात डायरेक्टली होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बता रहा है, मार्केट की पूरी सिनेरियो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को बता रहा है, इससे क्या फायदा होगा? सोचो, तुम खुद के पॉइंट्स भी लिख सकते हो। मतलब पेपर में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार मुझे पॉइंट्स याद नहीं आ रहे, बुक में कौन कौन से थे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोच के देखो, काफी सारे पॉइंट्स तुम खुद बना सकते हो।
और कोई उन पॉइंट्स को गलत नहीं बोलेगा कि नहीं भैया ये वाला पॉइंट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं था। अगर वो पॉइंट वैलिड है, एवरीबडी इज गोइंग टू गिव यू मार्क्स फॉर दैट। इसलिए बचपन से तो नहीं, 11th-12th से मुझे बिजनेस स्टडीज बहुत ज्यादा पसंद है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगी। माई टिल्टेशन वॉज टूवर्ड्स इकोनॉमिक्स मोर, बट मुझे पढ़ाते हुए बड़ा मजा आ रहा है इकोनॉमिक्स, सॉरी बिजनेस स्टडीज। तो ये आई कैन से, तो यस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपको बस खुद से इसको नॉर्मल लाइफ में इन्वॉल्व करने की जरूरत है, पार्टिसिपेट करने की जरूरत है कि नॉर्मल लाइफ में इसके साथ लिंक कैसे बिठा के हम पढ़ सकते हैं। चलो अब फाइनली हम बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं। सो इट सेज एज रिटेलर्स कम्युनिकेट डायरेक्टली विद वेंडर्स, प्रोवाइड डिटेल्स एंड एडवाइस टू द मैन्युफैक्चरर। ओके वापस चलो, ये याद है मैंने अभी बनाया था, अभी डिलीट किया था। ये बोल रहे हैं कि भैया ये जो रिटेलर्स होते हैं ना, ये कस्टमर से डायरेक्टली क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, हम मान रहे हैं। अब कस्टमर कोई भी बात इनको बोलता है तो इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ये किससे लिंक्ड होते हैं, ये होते हैं होलसेलर से लिंक। तो ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन किसको देते हैं, इनको देते हैं, और फिर ये आगे किसको देंगे, इनको देंगे। तो जो चीज मैंने अभी आपको बताई थी वही एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है कि रिटेलर्स डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं वेंडर से और प्रोवाइड डिटेल एंड एडवाइस टू द मैन्युफैक्चरर विद अ वैरायटी ऑफ फीचर्स इंक्लूडिंग कस्टमर सर्विस, टेस्ट एंड पॉपुलैरिटी। कस्टमर्स को क्या पसंद है, कस्टमर का टेस्ट किस तरह का है, कस्टमर किस चीज को पॉपुलर बना रहा है, ज्यादा से ज्यादा बिक्री किस चीज की हो रही है, किस आइटम की सबसे ज्यादा सेल है, मार्केट कंडीशन किस तरह की है, लोगों के पास आजकल पैसा है कि नहीं है, लोग ऐसी चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बेफजूल के आइटम तो नहीं है। कंपटीशन फंक्शंस और कौन कौन सी कंपनी ये पर्टिकुलर चीज़ बना रही है, ये पर्टिकुलर माल बना रही है, इसका प्रोडक्ट भी अच्छा है, उसका क्योंकि रिटेलर तो देखो भैया अपने पास सारे प्रोडक्ट्स रखता है ज़्यादातर, राइट, क्योंकि कस्टमर कुछ भी मांग सकता है तो इसको ज़्यादा पता होगा ना कि भैया क्या क्या कॉम्पिटिटर आपके प्रोडक्ट को टक्कर दे सकते हैं। फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस किस तरह से मूव करते हैं, मतलब कंज्यूमर क्या प्रेफर करता है, खरीदना एंड बेचना। कंज्यूमर बेचना नहीं है, खरीदना। This information helps producers in addressing changing consumer need। भैया मैं मैन्युफैक्चरर थी, मुझे पता ही नहीं था मार्केट में क्या चल रहा है, मुझे पता ही नहीं है कस्टमर को क्या चाहिए, मैं खुद ही कुछ बनाए जा रही हूँ। अब ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, ऐसे सिनेरियो में ऐसा होगा कि भैया मेरा प्रोडक्ट का डिमांड बिल्कुल नहीं होगा मार्केट में, क्योंकि मैंने वो बनाया जो मुझे बनाना था, जबकि एक्चुअली मुझे क्या बनाना चाहिए था, जो कस्टमर को चाहिए था। समझते हैं ना आप, एक होता है सेलिंग, एक होता है मार्केटिंग। सेलिंग में हम सिर्फ बेचने के बारे में सोचते हैं, वो प्रोडक्ट जो कि हमने खुद से बनाए थे। एक होता है मार्केटिंग, जिसमें हम बेसिकली वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कस्टमर को चाहिए होते हैं, जो उनकी नीड थी, और उसके बाद वही प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये मानिए कि मैन्युफैक्चरर को अगर पता होगा कि कस्टमर की प्रेफरेंस कैसी है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की नीड्स कैसी हैं, वांट्स कैसी हैं, तो वो गुड्स भी उसी के अकॉर्डिंग बनाएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच कस्टमर खुशी खुशी उन गुड्स को क्या करेगा, ले लेगा। तो ये हो गए कुछ बेनिफिट्स, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। Now let's move to next question, that is question number 5. It says, how does the wholesaler helps the manufacturer in availing the economies of scale? कैसे एक होलसेलर मैन्युफैक्चरर की मदद करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल अवेल करने में। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऐसा होता है कि भैया कम कॉस्ट में ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मतलब हमारी जो कॉस्ट आ रही है कुछ को बनाने की वो बहुत कम आ रही है, मैक्सिमम एफिशिएंसी से काम हो पा रहा है। तो यहाँ आपको बताना है कि होलसेलर किस तरह से मदद करता है मैन्युफैक्चरर की, ताकि वो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। चलिए लेट्स सी द आंसर। It says wholesalers used to act as a link between manufacturer as well as vendors as well as retailers. Now, let me draw that thing again. Manufacturer, wholesaler, retailer, customer. तो भैया होलसेलर कौन है? लिंक है इन दोनों के बीच का, है, मानते हो? They collect small orders from a number of vendors and transfer to the pool of such order in manufacture and buy it in bulk. इसको ना मैं एक बार आपको इधर जाके समझा देती हूँ, यहाँ सही रहेगा। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर 1, रिटेलर 2,
रिटेलर 3, रिटेलर 4, रिटेलर 5 एंड रिटेलर 6। अब और भी होंगे लेकिन हमारे यहाँ पे इतने ही फिट हो पा रहे हैं। अब भाई देखो, ऐसा तो है नहीं कि एक होलसेलर सिर्फ एक ही रिटेलर को कुछ दे के आता है। अगर आपकी लोकेलिटी में 10 शॉप्स होती है ना, तो जो होलसेलर्स आते हैं ना, वो 10 की 10 शॉप्स के साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन करते हैं, मैक्सिमम ऐसा रहता है। सो बेसिकली मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर्स। अब रिटेलर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स ना बहुत छोटे छोटे ऑर्डर्स देते हैं कि मुझे 5 पीस का ऑर्डर देना है। मुझे एक बार साइज बड़ा करने दो इसका। मुझे 5 पीस का ऑर्डर देना है। अगर मान लो डायरेक्ट रिटेलर मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दे रहा होता तो वो बोलता मुझे 5 पीस चाहिए। अब मैन्युफैक्चरर उसके लिए अलग से मशीन स्टार्ट करता, वर्कर को काम पे रखता, 5 पीसेस बनाता, पैकेजिंग करता, अलग से टाइम लगाता, फिर भिजवाता। कितना टाइम टेकिंग हो जाता। एट द सेम टाइम मशीन अलग से स्टार्ट हो रही है, मशीन पे अलग से काम चल रहा है, कितना ज्यादा कॉस्ट आ जाता कि नहीं? बिल्कुल आ जाता। अब इसने बोला मुझे भी 7 पीस चाहिए, इसने मुझे बोला मुझे 12 पीस चाहिए, इसने बोला मुझे 50 पीस चाहिए, इसने बोला 100 पीस मुझे चाहिए, इसने बोला 500 पीस मुझे चाहिए। ये अब देखो कितने होंगे, ऐड कर लो। मैं ऐसे मान लेती हूँ मोटा मोटा, वैसे 1000 पहुंचेंगे नहीं, लेकिन मैंने माना 1000 पहुंच गए, ठीक है, तो 1000 टोटल हो गए। अब डायरेक्ट होलसेलर ऑर्डर कितना देगा मैन्युफैक्चरर को? वो देगा 1000 पीसेस का। मैन्युफैक्चरर के पास ऑर्डर कितने का गया? 1000 पीसेस का गया। तो अब ये बल्क में बनाएगा, और जब हम लार्ज क्वांटिटी में बनाते हैं और उसकी वजह से कॉस्ट कम आती है, वही सिनेरियो तो हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहलाया जाता है। मेरे हाथ पे खुजली हो रही है, पैसे आने वाले हैं कहीं से मेरे हाथ में। तो होलसेलर क्या करेगा? बल्क ऑर्डर देगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर के पास बल्क ऑर्डर आएगा, तो वो बल्क में जब चीजें बनाएगा, लार्ज क्वांटिटी में जब चीजें बनाएगा, तो भाई क्या होगा? कॉस्ट कम आएगी, और इस तरह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएगा, मतलब हासिल हो जाएगा। सो बेसिकली किस तरह से मदद की यहाँ पे पूरा कि छोटे छोटे ऑर्डर्स लिए रिटेलर से, उन्हें कंपाइल किया, एक बड़ा ऑर्डर बनाया और वो दे दिया किसको? मैन्युफैक्चरर को। और मैन्युफैक्चरर अब करने बैठेगा इसका प्रोडक्शन, और जब वो बड़े ऑर्डर का प्रोडक्शन करता है तो कॉस्ट कम आती है, क्योंकि लार्ज स्केल पे मतलब लार्ज ऑर्डर प्रोसेस करना है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल होता है। They collect small orders from a number of vendors and transfer to the pool of such orders in manufacturers and bulk in buy. This enables producers to make a product to a large extent and take advantage of economic opportunities in estimates. They also help the manufacturer providing the market condition and preferences. ये लाइन बकवास है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो लाइन मैंने आपको बताई है कि लार्ज बल्क में ऑर्डर मिलता है जिसकी वजह से कॉस्टिंग कम हो जाती है, जिसके कारण इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाती है, वो लाइन लिख देना, ठीक है। चलो, now let's move to the next question, question number 6. Okay, so 6th question बोल रहा है, distinguish between single line stores and specialty stores. Can you identify such stores in your locality? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, सीबीएसई का जब भी पेपर तुम अटेम्प्ट कर रहे होगे तो एक चीज का ध्यान देना कि वो पेपर में पूछना क्या चाह रहे हैं। मतलब आप अच्छा आंसर तभी लिख सकते हो जब आपको पता हो कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बहुत बार बच्चे वही नहीं समझते हैं, कुछ पूछा है कुछ और लिख के आ रहे हैं, जो पढ़ा है खुद बस वही लिख के आ रहे हैं, नो मैटर क्वेश्चन कुछ भी हो। ऐसा नहीं चलता है बेटा, आपको कुछ भी लिखने के मार्क्स नहीं मिलते। अगर आपका आंसर टू द पॉइंट है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। विद दैट एक और चीज समझो कि कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा होता है एक्सप्लेन, उसका मतलब होता है आपको डिटेल में लिखना है। कहीं लिखा होता है एक्सप्लेन ब्रीफली, मतलब आपको हल्के में लिखना है। कहीं लिखा होता है स्टेट, मतलब आपको सिर्फ नाम लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। तो ये वर्ड्स जो है ना, एक एक स्टेट, एक्सप्लेन, ब्रीफली, एक्सप्लेन, इनको देखा करो कौन से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करो। अब जैसे कि तुम ये क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला कि डिस्टिंग्विश करो इसमें और इसमें, दूसरा पूछा हुआ अपनी लोकेलिटी में बताओ कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऐसे स्टोर्स। वैसे तो सीबीएसई इस नेचर का क्वेश्चन नहीं देगा कि आइडेंटिफाई
जस्टिफाई करो। अब भाई तुम कौन से लोकेशन में रहते हो, सीबीएसई को क्या पता, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं रहेगा। तो इस नेचर के क्वेश्चन सीबीएसई नहीं पूछता है, लेकिन ये नेचर का पूछता है। और अगर मान लो इसके साथ कोई और आता साथ में ऐड होके, तो आधे मार्क्स इसके होते, आधे मार्क्स उसके होते, तो आपको दोनों के ही आंसर लिखने पड़ते इस तरह से कि जस्टिफाइड हो, आधे मार्क्स उसको देना, आधे इसको देना। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दो मैं बाद में टिप्स बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, टिप्स फॉर सॉल्विंग, मतलब टिप्स फॉर अटेम्प्टिंग योर पेपर इन अ गुड वे और एफिशिएंट वे। तो उसमें मैं ये सारे पॉइंट्स वैसे कवर करूंगी, बट थोड़ा बहुत जो इन बिटवीन मैं बताती हूँ वो देख लिया करो, एंड प्रैक्टिस जरूर करते रहो, लिख लिख के देखो अपने आंसर्स। चलो डिस्टिंग्विश की बात आती है तो भैया एक टेबल तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे जिसमें हम दोनों कॉन्सेप्ट्स अगल बगल में लिखेंगे। एंड फर्स्ट ये बोलते हैं सिंगल लाइन स्टोर्स में, These are small shops where one thing works, for example clothing or electrical items। ये ऐसे स्टोर्स होते हैं, ऐसी शॉप्स होते हैं जहां पे एक लाइन के प्रोडक्ट्स होते हैं। फर्स्ट से या तो क्लोथिंग ब्रांड होगा या फिर इलेक्ट्रिकल आइटम्स का होगा। इलेक्ट्रिकल आइटम्स बोले तो हर नेचर की इलेक्ट्रिकल आइटम मिलेंगी, क्लोथिंग ब्रांड है तो हर किसी की क्लोथिंग के मतलब वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मेन के, विमेन के, किड्स के, हर किसी के। Whereas जब हम बात करते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स की, तो यहाँ पे ये बोलते हैं these stores only work on some kind of product from selected product lines, for example gents clothes। मतलब समझ रहे हो, इस वाले में अगर वो क्लोथिंग बोल रहे हैं तो वो लड़के के भी कपड़े रखेंगे, लड़की के भी रखेंगे, बच्चों के भी रखेंगे, बुजुर्गों के भी रखेंगे। लेकिन स्पेशलिटी स्टोर्स में अगर वो बोल रहे हैं कि क्लोथिंग, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान की क्लोथिंग की रखेंगे, चाहे वो मेन की हो सकती है, चाहे वो विमेन की हो सकती है, या फिर वो बच्चों की हो सकती है। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो सिर्फ एक ही नेचर के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो भी सिर्फ एक ही जेंडर से रिलेटेड या एक ही प्रोडक्ट लाइन से एसोसिएटेड। तो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। यहाँ पे कपड़े तो मतलब हर तरह के कपड़े, यहाँ पे कपड़े बोले तो एक नेचर के, या तो लड़कों के या लड़कियों के या बच्चों के। These stores used to offer a great variety of products। यहाँ पे बहुत वेराइटी होती है। वेराइटी बोले तो उन्होंने बात करी इलेक्ट्रिकल आइटम्स, अब टीवी से रिलेटेड भी हो सकती है, लाइट से रिलेटेड भी हो सकती है, पीसी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर वो बोले कि सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ पे लाइट से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल आइटम्स मिलती हैं, तो वो स्पेशलिटी वाली बन जाएगी। तो यहाँ वाले में आपको वैरायटी बहुत मिल रही है, यहाँ वाले में आपको वैरायटी नहीं मिलती। दीज स्टोर्स यूजुअली सेल ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर नीश, दे आर स्पेशल स्टोर्स फॉर दोज प्रोडक्ट्स। यहाँ पे एक स्पेशल नीश सेलेक्ट हो जाती है कि भैया इसी पर्टिकुलर लाइन के मिलेंगे, उसके अलावा कोई नहीं मिलेंगे। If a store working with clothes, it will have a wide variety of clothes of all sizes of nakedness। ओके, सो बेसिकली दे आर सेइंग कि अगर ये बोल रहे हैं कि क्लोथिंग का है, तो क्लोथिंग में हर साइज मिलेगा, हर किसी के लिए मिलेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया। मतलब इन्होंने इन शॉर्ट इस वाले पॉइंट में सिर्फ एग्जांपल लिखा हुआ है जो मैं आपको बहुत पहले ही दे चुकी हूँ। और इधर क्या मिलेगा, इधर एक ही जेंट्स क्लोथ बोला तो जेंट्स मिलेगा, किड्स वेयर बोला तो किड्स वेयर मिलेगा। जैसे आप देखते होंगे अपने आस पड़ोस में भी बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे किड्स वेयर ही मिलता है, तो वहाँ पे सिर्फ बच्चों के कपड़े ही मिलते हैं, वो आ जाते हैं आपके स्पेशलिटी स्टोर्स में। लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे हर नेचर के कपड़े मिलते हैं, मतलब बच्चों के लिए भी मिलेंगे, बड़ों के लिए भी मिलेंगे, हर किसी के लिए मिलेंगे, तो वो आ जाते हैं इस नेचर के। ठीक है, सो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस। लेट मी सी, और डिफरेंसेस तो नहीं है। बेस्ड ऑन द अबव फीचर्स वी कैन आइडेंटिफाई द फाइल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोर। ओके, ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये जो सेकंड नेचर का क्वेश्चन है ना, इस नेचर की क्वेश्चन सीबीएसई नहीं पूछता, तो वी आर स्किपिंग इट। ठीक है, कोई मतलब नहीं बनता उसको डिस्कस करने का। आपको पता ही होगा आपकी लोकेलिटी में कौन सी स्टोर किस नेचर के, नहीं पता तो एक बार जाके देख लेना, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहे हैं, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड स्ट्रीट शॉप्स। अब यहाँ पे अगेन आपको डिफरेंसेस बताने हैं, किसके, स्ट्रीट ट्रेडर्स के और स्ट्रीट शॉप्स के। पहले तो ना थोड़ा सा नाम पे चले जाया करो। स्ट्रीट बोले तो मतलब जो सड़क के किनारे हो, ठीक है, सड़क के बीच में तो कोई नहीं बैठता है, हाँ, जिसको प्रोटेस्ट करना होता है सिर्फ वही बैठते हैं, बट उसके अलावा बाकी सारे सड़क के किनारों पे बैठते हैं। तो सड़क के किनारे पे बैठे हुए ट्रेडर्स और सड़क के किनारे पे बैठे हुए शॉपकीपर्स, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करनी है। थोड़ा सा इमेजिन कर लो, जब तुम मार्केट में जाते हो तो मार्केट में कुछ होती हैं शॉप्स जिनकी एक्चुअल फिक्स शॉप्स बनी हुई हैं,
लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सड़क के किनारे ऐसे बैठे होते हैं, मतलब छोटा सा हल्का सा दुपट्टा बिछा के, या फिर कोई कारपेट बिछा के, या कुछ ऐसे ही रखने वाला हो करके, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा छोटे 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 छोटे। सब्जी मंडी में यू कैन सी दैट सीन। तो बेसिकली उन दोनों के बीच में ही हमें यहाँ पे डिफरेंसेस बताने हैं। बट मेन चीज़ ये है कि ये सारे के सारे स्ट्रीट के बगल में हैं, मतलब स्ट्रीट के एजेस पे हैं, स्ट्रीट के, हाँ, सड़क के किनारों पे हैं, ठीक है। आई होप यू गेट इट। चलो, तो स्ट्रीट ट्रेडर्स ये बोलते हैं who are the small traders usually sell low consumer goods with the prices on the street. They don't have external stores, for example stationery item, food name, newspaper. Okay. आजकल सर्दियों के दिन है, भोपाल में एक मार्केट है न्यू मार्केट। जब मैं न्यू मार्केट जाती हूँ तो सड़क के किनारे बैठे होते हैं लोग, वो लेके व्हाट वी कॉल इट, एक कोई फ्रूट होता है, उसको ऐसे खोल के खाते हैं, अंदर से वाइट कलर का निकलता है, बट आजकल उसको बाहर से ब्लैक कर देते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। अंदर से वाइट कलर का हार्ट की शेप का कुछ निकलता है, खाने में बड़ा टेस्टी होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा क्या बोलते हैं उसे। तो आजकल उसके थे वो लगते हैं, मतलब छोटे छोटे ऐसे, इतना इतना सा, कोई लेडी बैठी होती है, कोई बंदा बैठा होता है, इतना इतना सा अपना वो बना के, बेंच बना के उसके ऊपर रखे होते हैं। ये सारे स्ट्रीट ट्रेडर्स कहलाए जाते हैं। इनकी कोई शॉप नहीं होती, कोई फिक्स नेचर की दुकान नहीं है इनकी। ये सड़क के किनारे बैठे होते हैं, सुबह अपना दुकान जमाते हैं, बेचते हैं आइटम, और शाम को यहाँ से उठा के घर अपना सामान ले जाते हैं। हर रोज आते हैं, सेम प्रोसेस रहती है, सेम तरह से डील करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। इमेजिन कर लो बस, तुम्हारे मार्केट में भी, आई एम प्रीटी श्योर तुम कहीं भी रहते हो, तुम्हारे मार्केट में भी इस नेचर के लोग तो तुम्हें मिलते ही होंगे। वेयर स्ट्रीट शॉप्स कौन सी होती हैं? ये वो शॉप्स होती हैं जो रोड के साइड में होती हैं। जैसे मानो ये रोड है, ठीक है, तो रोड के यहाँ पे कोई शॉप होगी, यहाँ पे कोई शॉप होगी, यहाँ कोई शॉप होगी, तो ये सारी क्या कहलाई जाएंगी? स्ट्रीट शॉप्स कहलाई जाएंगे। शॉप के नाम से ही समझ में आ रहा है, एक फिक्स्ड कोई लोकेशन होगी इनकी, बिल्कुल वैसे ही रहता है। देन दीज स्टोर्स आर यूजुअली सेल ऑल प्रोडक्ट्स। ये बोलते हैं ऐसी स्टोर ज़्यादातर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, क्योंकि उनके पास प्रॉपर शॉप्स हैं, तो उसमें कुछ भी रख सकते हैं, कुछ में आराम से स्टोर कर सकते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे बिक सकती हैं। लेकिन इनके पास ज़्यादातर चीज़ें बेचने के ऑप्शन नहीं होते हैं। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ, भोपाल में देयर इज़ दिस लिंक रोड, ठीक है, तो लिंक रोड पे एक किनारा आता है, मतलब किनारा क्या, मतलब एक यू कैन से ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल वाला वो एरिया आता है। वहाँ पे एक ऐसे ही मतलब दुकान लगी हुई है सड़क पे, वहाँ पे वो टेडी बेयर बेचते हैं, लेकिन बहुत बार उनको अपना सामान उठा के भागना पड़ता है, बहुत बार ऐसी बहुत सारी क्राइसिस हो जाते हैं। तो ये दिखाता है कि भैया वहाँ पे सड़क पे आप हर एक चीज़ नहीं बेच सकते हो, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव अ परमानेंट लोकेशन प्लेस टू कीप योर स्टफ। बट इनके पास क्योंकि प्रॉपर शॉप्स होती है, तो ये सारा सामान आराम से वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, इनको तकलीफ नहीं होती। यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है क्लोथ्स, शूज, फूड आइटम्स, बेकरी आइटम्स एक्सेट्रा। जब इसका वन शॉट रिविजन वीडियो आएगा ना चैप्टर का, तो मैं उसमें ना फोटोग्राफ्स ऐड कर दूंगी, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए कि कौन से नेचर की शॉप किस तरह से दिखती है, ठीक है। तो बेसिकली ये कौन से हैं? ये वो लोग हैं जो ठेला लगाते हैं, या छोटा सा ऐसे कुछ कपड़ा बिछा के बैठ जाते हैं बेचने के लिए, बहुत छोटी छोटी आइटम्स बेचते हैं, बहुत ही बेसिक नेचर के आइटम्स बेचते हैं। वेरएस ये वो लोग होते हैं जो सड़क के किनारे जिनकी शॉप्स होती है, ये हर एक किस्म का आइटम बेचते हैं, बस इनकी शॉप्स सड़क से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रीट शॉप्स बोला जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये बोलता है एक्सप्लेन द सर्विसेज ऑफर्ड बाय होलसेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स। आपको यहाँ पे सर्विसेज बतानी है होलसेलर्स की, जो कि वो मैन्युफैक्चरर को देते हैं। तो वो बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो कितने पॉइंट फिट बैठेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट लिख देना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 से 5 पॉइंट लिख देना, मोर देन सफिशिएंट होगा। फर्स्ट है मेकिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन ईजियर, टेकिंग चांसेस, फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रोफेशनल एडवाइस, असिस्टेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, असिस्ट विद कंटिन्यूटी। चलो मेकिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन ईजियर। देखो अब भाई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर अगर सिंगल ऑर्डर लेने लग गया रिटेलर से, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्या उसका
काम बढ़ जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाएगा, जैसे कि हमने मतलब पुराने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। तो यहाँ पे होलसेलर छोटे छोटे ऑर्डर्स को पूल करके लेके आता है मैन्युफैक्चरर के पास, और जब वो उसको बल्क ऑर्डर देता है तो भैया मैन्युफैक्चरर फिर बल्क ऑर्डर को प्रोसेस करने में लग जाता है, जिसकी वजह से उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी अचीव होता है। ये पॉइंट भी यू कैन ऐड हो, ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन में यू कैन ऐड दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला पॉइंट, ये बहुत अच्छा कीवर्ड रहेगा आपके आंसर के लिए। तो एक तो वो हो गया। टेकिंग चांसेस, होलसेलर ट्रेड इन कमोडिटीज इन देयर ओन नेम, देयर से द आइटम स्टोर देम इन द वेयरहाउस। ओके, सो बेसिकली क्या है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर सामान खरीद के लाता है और आगे रिटेलर को बेचता है। मतलब ये नहीं है कि वो एक मिडलमैन बना हुआ है, वैसे तो वो एक मिडलमैन है, लेकिन यहाँ पे वो एजेंट वाला काम नहीं कर रहा कि भैया तेरी और तेरी डील करा देंगे, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर की डील करा देंगे, नहीं, वो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद के लाता है अपने पास और वहां से फिर वो रिटेलर्स को बेचता है। तो जो सामान उसके पास रह गया, जो नहीं बिक पाया, वो उसी की जबरदस्ती हो जाती है रखने की। तो वो अपना रिस्क लेके चल रहा है, मैन्युफैक्चरर का कुछ हद तक रिस्क अपने ऊपर ला रहा है। जैसे तुमने शेयर्स में अंडर राइटिंग वाला कॉन्सेप्ट समझा होगा, बिल्कुल सेम है कि वो पूरा का पूरा रिस्क अपने ऊपर ले लेता है कि वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने रख लिए, अब मैं आगे बेचूंगा, नहीं बिके तो मेरी सरदर्दी है, बिक गए तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे वो काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर का रिस्क भी अपने ऊपर लाता है, उसको एक चांस लेने के लिए असिस्ट करता है काइंड ऑफ। फाइनेंशियल सपोर्ट, द होलसेलर एड द प्रोड्यूसर्स फाइनेंशियली बाय मेकिंग कैश पेमेंट्स फॉर द कमोडिटीज दे एक्वायर। ओके, सामान खरीदता है तो पैसे दे देता है, कभी कभी एडवांसेस भी दे देता है। अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, अगर मैन्युफैक्चरर के साथ होलसेलर की अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, तो कभी कभी मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल खरीदने के लिए ये पैसे भी दे देता है, मतलब असिस्टेंस भी दे देता है, एडवांस दे देता है, समटाइम्स कैश पेमेंट दे देगा, क्रेडिट पे सेल नहीं लेगा, तो बहुत सारी चीज़ हो जाती हैं, उससे भी मदद हो जाती है मैन्युफैक्चरर की। आई फील लाइक इससे बेटर पॉइंट्स हो सकते हैं, ये बहुत ही बेसिक नेचर के पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं, बट इससे बेटर हो सकता है, सोच के देखना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आया है। प्रोफेशनल एडवाइस, वो तुझे बताता रहता है कि कस्टमर्स क्या चाह रहे हैं आजकल, रिटेलर से पूछ के आता है और फटाफट मैन्युफैक्चरर को बताता है कि आजकल कस्टमर्स की डिमांड ऐसी है, ये चाह रहे हैं, ये करना मतलब उनको पसंद है। असिस्टेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद के आया है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे भी तो बेचना है सामान, तो वो मार्केटिंग में भी मदद करता है, कोशिश करता है जितना से जितना सामान बिक जाए कस्टमर को उतना बढ़िया हो जाएगा। Assist with continuity, wholesalers help to ensure that production activity continues throughout the year by acquiring goods as they are created. ओके, यहाँ पे मोरलेस वो वाला वो आ गया। देखो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सीजनल नेचर के होते हैं, जिनकी डिमांड एक सीजन में आती है, बट ये मैन्युफैक्चरर को एक पुश दे देते हैं कि भैया तुम प्रोड्यूस करो, मैं अपने वेयरहाउस में रख लूँगा, बेचेंगे तब जब सीजन आएगा। तो ऐसे में जो मैन्युफैक्चरर होता है उसको अपनी सर्विसेज को, अपनी प्रोडक्शन को रोकना नहीं पड़ता इन बिटवीन कि सीजन चला गया, अब रोक देता हूँ, जब सीजन आएगा तब दोबारा से स्टार्ट करूँगा, नहीं, तुम चलाते रहो, तुम करते रहो प्रोड्यूस, मेरे को तो भेज दो सामान, मैं आगे जब टाइम आएगा तो मार्केट में बेच दूंगा, तब तक मैं अपने पास रख लेता हूँ। तो कंटिन्यूटी में भी काफ़ी हद तक मदद करते हैं। एंड दैट्स इट। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बकवास पॉइंट्स थे यहाँ वाले, आप चाहें तो और पॉइंट्स सोच सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिसने भी बच्चे ने मुझे बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए उसे मेरी तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम जो पॉइंट्स मेरे दिमाग में आएंगे जो अच्छे हो सकते हैं वो मैं कॉमेंट सेक्शन में ही मैंशन कर दूंगी, ठीक है। चलो, What are the services offered by retailers to wholesalers and consumers? यहाँ पे अब आपको रिटेलर्स की सर्विसेज के बारे में बात करनी है। पहले आपने होलसेलर्स की सर्विसेज के बारे में बात की जो कि मैन्युफैक्चरर को दे रहा था, अब आपको बात करनी है रिटेलर्स की सर्विसेज, वो भी ऐसी जो वो कंज्यूमर्स को दे रहा है, कस्टमर्स को दे रहा है, एट द सेम टाइम ऐसी भी जो वो होलसेलर्स को दे रहा है। तो दोनों की बात करनी है यहाँ पे। Wholesalers and customers can take advantage of variety of services provided by retailers. The following is a list of some of these services. They supply information to clients. अगर मान लो मैन्युफैक्चरर के पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो वो चाहता है कि कस्टमर को पहुंचनी चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर उसे किसे देगा? होलसेलर को देगा। होलसेलर उसे किसे देगा? रिटेलर को देगा। रिटेलर उसे किसे देगा? कस्टमर को देगा। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरर की भी मदद हो गई कि इन्फॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंच गई, कस्टमर की भी मदद हो गई कि वो इन्फॉर्मेशन जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से आनी चाहिए थी वो मुझ तक पहुंच गई है। तो रिटेलर ने एक मिडलमैन बन के कम्युनिकेशन का ईजी फ्लो करवा दिया। सेकेंड, दे से दे सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू होलसेलर।
अब भाई रिटेलर कस्टमर से डायरेक्टली लिंक्ड है, वो उसकी पसंद समझता है, उसको पता है कस्टमर को क्या चाहिए, तो वो सारी की सारी उसकी विशेष आगे बताने में मदद करता है होलसेलर को, जो आगे जाके मैन्युफैक्चरर को बताता है। तो बेसिकली कस्टमर की बात भी पहुंच जाती है कहां तक, पहले मैन्युफैक्चरर की बात कस्टमर तक पहुंची, अब कस्टमर की बात मैन्युफैक्चरर तक पहुंच रही है। दे स्टॉक अ डाइवर्स रेंज ऑफ आइटम्स। भैया देखो रिटेलर्स क्या करते हैं, मैंने जैसे बताया रिटेलर्स अपने शॉप में ना हर किस्म की आइटम रखते हैं। तुम अपने बगल वाले ग्रोसरी वाले अंकल को देख लो, उन्होंने अपने शॉप में हर एक चीज़ रखी होगी, दूध दही दाल ये वो सब कुछ, और वो भी सिर्फ एक कंपनी का नहीं, एक से ज़्यादा कंपनीज का। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, वेराइटी रखते हैं अपने पास। रिटेलर्स क्या करते हैं, अपने पास वेराइटी रखते हैं प्रोडक्ट्स की, जिससे कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है जाके सेलेक्ट करना कि मुझे ये वाला ऑयल चाहिए या मेरे को ये वाला शैम्पू चाहिए या मतलब कुछ भी चाहिए। दे मेक इट ईजियर टू गेट थिंग्स टू कस्टमर तक चीज़ें बहुत ईजिली पहुंच जाती हैं रिटेलर की मदद से। अगर होलसेलर कस्टमर को बेचने लगे तो होलसेलर तो बल्क में डील करते हैं, हर कोई तो बल्क में खरीदता नहीं है कस्टमर्स में, तो ऐसे में रिटेलर बहुत अच्छा एक मिडलमैन बन जाता है जो ईजिली कस्टमर तक चीज़ें अवेलेबल करवाने में मदद करता है। दे एड इन द प्रमोशन ऑफ गुड्स। अब भैया रिटेलर ने भी दुकान खोली है तो उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए ना। प्रॉफिट कैसे कमाएगा वो, जब सेल करेगा। सेल तब होगी जब कस्टमर को प्रोडक्ट पसंद आएगा। तो कई बार होता है ना, हम दुकान पे जाते हैं, दुकानदार हमें बोलते हैं ये भी ले लो मैडम, बड़ा अच्छा आया है। लाइक मैं अभी गई थी, हमारे यहाँ पे ही दुकान है, आई जनरली बाय स्टफ फ्रॉम देयर। जब से मैं MB में काम करने लगी हूँ तब से मेरी मॉम का मैसेज आ जाता है कि बेटा आज 10 नंबर से ये वाला सामान लेके आना है तुम्हें, तो मैं उसी शॉप पर जाती हूँ। तो भैया मैं परसों गई तो मोनाको के बिस्किट चाहिए थे मुझे, वो जीरा वाले, आई रियली लाइक इट। तो मैं 2 पैकेट्स खरीद रही थी, तो बस एक पूरा बैग खरीद लो, मतलब उसमें बहुत सारे पीसेस थे, 10-11 पीसेस थे, एंड ही सेड पूरा बैग खरीद लो। आई वाज लाइक नहीं, आई डोंट वांट इट। ही वाज लाइक नहीं मैडम खरीद लो, देखो छोटे से तो हैं, ये हैं वो हैं। वो क्या कर रहा था, वो मार्केटिंग कर रहा था, वो सामान बेचने की कोशिश कर रहा था। क्यों कर रहा था, क्योंकि उसको रेवेन्यू कमाना था, और रेवेन्यू कमाना था। इससे भला किसका हुआ, वैसे तो मैन्युफैक्चरर का इनडायरेक्ट भला हुआ कि भैया उसका प्रोडक्ट बहुत सारा बिक गया, लेकिन यहाँ पे जो प्रोड्यूस पहुंचेगा वो किसको पहुंचेगा, रिटेलर को पहुंचेगा। तो कस्टमर को सामान बिकवाने में भी काफ़ी हद तक मदद करता है हमारा ये रिटेलर, क्योंकि अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट मार्जिन वहीं से बनता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया एक और पॉइंट। ये हमने देख लिए कितने पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स देख लिए हैं ऐसे जो रिटेलर सर्विसेज ऑफर करता है किसको, होलसेलर को और जिसको। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि इस पॉइंट्स को ना और बेटर तरीके से लिखा जा सकता था, क्योंकि क्वेश्चन था कि रिटेलर्स और होलसेलर्स की कस्टमर और होलसेलर की किस तरह से मदद करता है रिटेलर। तो सबसे पहले तो आप ये ड्रॉ कर देते डायग्राम, उसके बाद आप लिखते वो पॉइंट्स जो कि थे रिटेलर बेनिफिट्स देता है किस तरह से होलसेलर को, और फिर आप लिखते वो पॉइंट्स जिसमें आप लिखते हैं कि रिटेलर्स किस तरह से मदद करता है कस्टमर्स की। अगर आप यहाँ वाला आंसर देखो तो उसमें दोनों ही पॉइंट्स को मिक्स मर्ज किया हुआ है, वो नहीं करना था आपको। आपको अगर अच्छा आंसर लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि एक तरफ आप होलसेलर के पॉइंट्स लिखोगे, दूसरी तरफ आप रिटेलर्स के पॉइंट्स लिखोगे। इस तरह से आपका आंसर बहुत ही बढ़िया बनेगा और बहुत अच्छा दिखने में भी लगेगा। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म होता है। तो इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहे हैं। चलिए, ओके, सो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 10। ये बोलते हैं इटिनेरेंट ट्रेडर्स हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड इन इंडिया. Analyze the reasons for their survival in spite of competition from large scale retailers. मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। हो सकता है कोई हिडन क्वेश्चन हो सकता है एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपे हो, और कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऐसा बहुत भारी भारी लग रहा है, ऐसे लग रहा है 2 अलग अलग सेंटेंसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले वाले सेंटेंस में कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है आपका सेकंड सेंटेंस में। पहले वाले सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट दी हुई है कि भैया इंडिया में जो ये इधर उधर घूमने वाले, घूम के बेचने वाले, सामान वाले जो ट्रेडर्स हैं वो इंडिया के इंटरनल ट्रेड का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट रहे हैं। तो दैट्स अ फैक्ट, दैट्स अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन।
क्वेश्चन आपका शुरू हुआ है इस पार्ट से, जिसमें आपको बोला हुआ है कि आपको रीजंस बताने हैं व्हाई डू यू थिंक कि इन लोगों ने आज तक अपनी जगह सिक्योर की हुई है बियॉन्ड द फैक्ट कि इतना कंपटीशन उनके सामने है। अब इसके आंसर में आपको यहाँ पे रिलाई नहीं करना है, आपको अपनी खुद की बुद्धि को थोड़ा बहुत करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है काइंड ऑफ। आपको ये देखना है, मतलब इमेजिन करो एक तरफ है नाइकी का बढ़िया सा शोरूम, बहुत बड़ा जगमगाता सा, और एसीज लगे हुए हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। और ऑन द अदर साइड उसी के सामने सड़क पे एक इंसान एक ऐसा बैम्बू सा लेके आया हुआ है जिसपे 10 पैर जूते के टंगे हुए हैं, और वो इंसान वहां पे बैठ भी नहीं रहा है, इधर से उधर मूव करते हुए जा रहा है कि कोई शायद उससे खरीद ले, पूरे मार्केट में मूव कर रहा है, ठीक है। तो वन साइड देयर इज दिस नाइकी शोरूम, अनदर साइड आपको दिख रहा है एक ऐसा इंसान जो कि एक बैम्बू की स्टिक पे वो हैंग करते हुए सारे के सारे पैर शूज के इधर उधर घूम रहा है इस उम्मीद में कि कोई उससे खरीद लेगा। अब आपको इन दोनों को एनालाइज करना है, देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व करना है, एंड ये बताना है कि क्यों आपको लगता है कि इतने बड़े कॉम्पिटिटर के होते हुए ये इंसान सरवाइव कर पा रहा है इंडिया में। और ऐसा तो है नहीं इंडिया में, इनकी कॉन्सेप्ट अभी नई नई आई है, बहुत पुरानी है, सदियों से आई, मतलब चल रही है। शोरूम्स हम बोल सकते हैं आज की डेट में आए हों या फिर थोड़े से पुराने हों, बट शोरूम के होते हुए भी अपने आप को सर्वाइव करवा पा रहा है। हाउ कम दैट्स पॉसिबल? आपको उस चीज के बारे में सोचना है, थोड़ा बहुत दिमाग खुद का चलाओ। यहाँ पे तो बुकिश वाले आंसर आएंगे, लेकिन आप खुद सोच के देखो कि आपको क्यों लगता है कि इंडिया में आज भी वो सर्वाइव कर पा रहा है। मैं आपको पर्सनल एक बताऊं, मतलब पर्सनली एक वो बताती हूँ पॉइंट। आई फील लाइक इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा है, तो हर अगला इंसान उस शोरूम से सामान खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैक्सिमम लोग, आई एम टेलिंग यू कि इंडियंस के पास बहुत वेल्थ है, लेकिन वो वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ हाथों में। आई एम नॉट सेइंग इंडिया बहुत ही गरीब नेशन है, आई एम सेइंग इंडिया के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वो पैसे कुछ चुनिंदा लोगों के पास पूरे के पूरे क्या हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हैं। बाकी के जो लोग हैं ना, वो बस ऐसे गुजारा कर रहे हैं। तो ये जो गुजारा कर रहे हैं ना, ये लोग अक्सर रिलाई करते हैं इन लोगों पे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू नाइकी शोरूम। हाँ, माइट भी आपको लग रहा होगा नहीं यार मैं खुद भी नाइकी के पास जाता हूँ, मतलब मेरे फ्रेंड्स भी नाइकी के पास जाते हैं, बट आप अपने आप को और अपने फ्रेंड्स को छोड़ के सोचो। मतलब ऐसे लोगों के बारे में सोचो जो आपके घर में काम करने आते हैं, या फिर जो आपकी कॉलोनी में काम करते हैं, जो लोग आपके ऑफिस में सफाई वफाई का काम करते हैं। ये लोग कहाँ से परचेज करते हैं? ये लोग उसी इंसान से परचेज करते हैं जो वो इधर उधर घूम के सेल कर रहा होता है। दैट्स द थिंग, दैट्स द आई गेस द मेन रीजन वाई इंडिया में अभी तक वो अपना सर्वाइवल इंश्योर कर पाए हैं। अगर हर कोई अमीर हो जाता तो हर कोई नाइकी के शोरूम में नहीं जाता ना। कौन पसंद करता है मतलब आप खुद अपनी पर्सनल चॉइस से बताओ, तुम्हारे सामने दोनों ऑप्शन है और तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, कौन सी तरफ जाओगे बताओ, सच्ची सच्ची बताना। इधर ही जाना पसंद करोगे ना, क्योंकि हर किसी को स्टेटस सिंबल, दुनिया के सामने बेहतरीन दिखना है, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज पहनने हैं। कॉन्फिडेंस को हमने उससे इक्विवेलेंट बता दिया है। वही से कि हम ब्रांडेड पहनते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है। आई पर्सनली से, मतलब मैं दूसरों की तो क्या ही बात करूं, मुझे ऐसा लगता है जब मैंने वॉच, शूज ये सब ब्रांडेड पहने हो ना, तभी मेरे में कॉन्फिडेंस आता है। और शूज में तो मतलब मैं कंफर्टेबल ही तभी हो पाती हूँ जब कोई ब्रांड होता है। तो जब मैं खुद ये बात बोल रही हूँ तो भाई मेरे को ऑप्शन मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? आई विल गो फॉर द ब्रांडेड थिंग, क्योंकि वो ज़्यादा कंफर्ट ऑफर करती है, ज़्यादा परमानेंसी ऑफर करती है, ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़्यादा चलने वाले होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, राइट। ये वाले शूज़ उतना चले ना चले। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे हम आंसर की, ये समझ लो, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप भर भर के लिखिए। तो इसमें आप शुरुआत करेंगे एथरेंट ट्रेडर्स को एक्सप्लेन करने से कि ये होते क्या हैं, ठीक है। So itinerant traders are merchants who do not have a set location where they operate. That is to say, they do not have a storefront from which to offer their wares. They are also known as mobile traders since they move from one place to another.
व्हाट डू यू थिंक जो वो मोबाइल होता है आपके हाथ में, उसको मोबाइल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो आप इधर से उधर लेके जा सकते हो। एंड मोबाइल ट्रेडर्स का मतलब है ऐसे ट्रेडर्स जो इधर से उधर मूव करते रहते हैं, कहीं पे खड़े नहीं रहते, मतलब कहीं पे उनकी परमानेंट शॉप नहीं होती। जैसे मार्केट में आप जाए, हमारे यहाँ पे मतलब भोपाल में दैट इज न्यू मार्केट। अब न्यू मार्केट जाते हैं ना, बहुत सारे लोग, मतलब कुछ तो सैंडोज लेके घूमते हैं, बैम्बू वाली स्टिक पे पूरे सैंडोज उन्होंने लटकाए होते हैं और इधर उधर घूम रहे होते हैं। कुछ लोग कैंडी फ्लॉस, मतलब बुड्ढी के बाल लेके घूम रहे होते हैं। तो ये सारे क्या है? ये सारे बैठते नहीं है एक जगह, ये देखते हैं कहाँ ज्यादा क्राउड है, चलो वहीं चलते हैं, कोई ना कोई कस्टमर तो मिल जाएगा। इनका ऐसा होता है। तो ये मोबाइल ट्रेडर्स होते हैं, इधर से उधर मूव करते रहते हैं। सो इटिनेरेंट ट्रेडर्स ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनकी खुद की कोई परमानेंट शॉप नहीं होती कि जिसमें बैठ के वो सेल कर सके। नहीं, इन अ वे ये अच्छा भी है। एक बार सोच के देखो आप थोड़ा सा इस वे में, कि जो जिनकी परमानेंट शॉप होती है उनकी सेल तभी होती है जब कोई इंसान उनकी शॉप में चढ़ता है, राइट? वो खुद तो जा जाके लोगों को पकड़ के नहीं आते, नहीं कर सकते ना कि चलो मार्केट में कहाँ लोग दिख रहे हैं, चलो पकड़ो मेरे वहां पे आओ। अच्छा, कल मैं एक वीडियो देख रही थी इंस्टाग्राम में, उसमें यूं था, दैट वाज काइंड ऑफ अ मीम, कि रेलवे स्टेशन के बगल वाले जो होटल्स होते हैं वो कैसे लोगों को बुलाते हैं कि कोई इंसान कहीं पे भी जा रहा है उसको रास्ते से यूं पकड़ के उठा के जबरदस्ती ला के और खाना खिला रहे हैं। तो वैसा नहीं कर सकते आप प्रैक्टिकली। अगर हम सोचे तो हम नहीं पिक कर सकते कि कस्टमर मेरी शॉप पे आओ, मतलब तुम्हें कुछ नहीं भी खरीदना मेरी शॉप से, फिर भी मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के ला रही हूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन इनके साथ ये होता है कि ये ऐसी चीजें बेच रहे होते हैं जो इंसान को पता ही नहीं होता कि हाँ हमें चाहिए। या फिर जैसे न्यू मार्केट में नाले अक्सर बिकते रहते हैं। नाले समझते हैं आप? वो जो औरतें वो पहनती हैं, सलवारें पहनती हैं, सलवारों को टाई करने, मतलब अंदर से बांधने के लिए यूज होता है। आई डोंट नो उसका दूसरा नाम क्या होता है, बट हम पंजाबियों में से नाला बोलते हैं, ठीक है? अब जो भी आपकी लैंग्वेज में बोला जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो वो यूजुअली न्यू मार्केट में बहुत सारे बच्चे बेच रहे होते हैं कि दीदी 20 के 4 ले लो, 10 के 2 ले लो, ऐसे करके बेच रहे होते हैं। तो हमें घर से हम कभी प्लान करके नहीं चलते ऐसी चीजें कि हम ये लेके आएंगे या हमें वो लेना है, बट वहां पे हम देखते तो हमें लगता है हाँ यार ये तो काम आ सकता है, चलो ले लो, ऐसी चीजें। तो ये लोग क्या होते हैं, ये डिमांड बना लेते हैं अपने प्रोडक्ट की। इंसान को नहीं भी होना ऐसी चीज की जरूरत, तब भी ये इंसान के अंदर वो डिमांड क्रिएट करवा देंगे कि भैया तुम्हें तो ये चीज चाहिए, देखो मैं तो सस्ता दे रहा हूँ। जैसे न्यू मार्केट में एक और मतलब बच्चों का ग्रुप है जो बेचता है क्या, बाती, दिया बाती होते हैं ना, बाती, वो कॉटन से वो करके वो बेच रहे होते हैं। अब वो भी भैया आए दिन हमारे घर में इस्तेमाल होती है, बट हम कभी अलग से जाके नहीं खरीदते। हम मार्केट जाते हैं, वो सामने दिख जाती है तो हम पिक कर लेते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर के पास खुद चल के आते हैं और उनको बोलते हैं देखो ये चीज वो है जो तुम्हें चाहिए, खरीद लो मुझसे, और आप खरीद भी लेते हैं। तो ये अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड खुद ही क्रिएट करवा देते हैं। सो काइंड ऑफ एक प्लस पॉइंट इनको मिल जाता है। अगर इनके पास परमानेंट शॉप नहीं भी है तब भी दे गेट दिस एडिशनल पॉइंट कि ये क्राउडेड प्लेसेस में जाके अपनी सेल इंक्रीज करवा सकते हैं, विच फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल विद समवन हु इज हैविंग अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। Okay, so they are usually located by the sides of road. They move around in quest of more consumers. They typically sell low-cost, non-standard items. Obviously, ये कोई ऐसा कीमती सामान लेके तो नहीं बेच सकते ना। कभी इमेजिन किया तुमने या कभी देखा है तुमने कि गोल्ड के ज्वेलरी कोई सड़क पे ऐसे बेच रहा हो? इमेजिन करो, मतलब एक बच्चा है who's an itinerant trader और वो गोल्ड की ज्वेलरी बेच रहा है। कभी इमेजिन कर सकते हो? नहीं, वो बेच ही नहीं सकता, क्योंकि दैट्स अ वेरी कॉस्टली थिंग। उसको सड़क पे नहीं बेचा जाता है, उसको परमानेंट शॉप्स में बेचा जाता है। तो यहाँ पे यूजुअली वो आइटम्स बिकते हैं जो कि बहुत ही कम अमाउंट के होते हैं, जैसे खिलौने, गुब्बारे, ये सारी चीजें आपने पक्का नोटिस की होंगी। कहीं ना कहीं होटल के बाहर चले जाओ, मतलब होटल में जा रहे हो तो बाहर में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। कई बार तो मैं उनसे छोटे छोटे, मतलब जो बच्चे मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है हाउ मच आई लव मिनिएचर स्टफ। तो ट्रक, ट्रॉली, डॉल्स, ये सारी चीजें मैं उनसे खरीद के आती हूँ जब मैं किसी होटल में खाना खाने जाती हूँ और बाहर में देखती हूँ कैसे वो है। लास्ट जो मैंने परचेज किया तो दैट वाज अ ट्रक, इतना सा था, येलो कलर का, इट्स वेरी नाइस। तो ये सारी चीजें मतलब अपने आप डिमांड क्रिएट करवा लेती हैं और लो कॉस्ट पे होती है, मतलब कम सस्ती होती है, ये ज़्यादा महंगी आइटम्स नहीं होती और नॉन स्टैंडर्ड आइटम्स होती है। ऐसे नहीं कि बहुत हाई फाई चीज़ें बिक रही है, नहीं,
एवरेज प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर वी कैन से बिलो एवरेज प्रोडक्ट्स होते हैं। द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यहाँ से एक्चुअली आपका आंसर शुरू हो रहा है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर सेम क्वेश्चन आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया गया ना, तो ऐसे में आप ये वाला पार्ट स्किप करोगे, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग यू अबाउट एडरेंट ट्रेडर्स होते कौन है। इट जस्ट कि इट्स अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो हमें हर एक चीज डिटेल में बतानी है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया। तो ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो ये लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। So it says the following elements are responsible for itinerant vendors' survival in the force of fierce competition from large-scale retailers. First है, they usually work on consumer goods at a lower price of daily use, such as private products, fruits, vegetables and so on. मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए दिया बाती के, डेली बेसिस पे यूज होती है। सुबह भी अपन पूजा करते हैं, शाम को भी अपन पूजा करते हैं, मतलब जिनके भी घर में पूजा होती है। जहां तक मुझे पता है इंडिया में ज्यादातर घरों में पूजा होती ही है, राइट, 2 बार तो होती ही है। और प्राइवेट प्रोडक्ट्स लाइक मैंने आपको सैंडोज का एग्जाम्पल दिया, या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह भी बेच रहे होते हैं कुछ लोग। मतलब ये ऐसे नहीं कि बल्क में फ्रूट्स बेच रहे हैं, ये एक आधी चीज होती है कोई, फॉर से सिंगाड़े वो जो, मतलब वैसे तो सिंगाड़े ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन पता नहीं एमपी में मैंने ब्लैक कलर के सिंगाड़े देखे जिसको पता नहीं क्या करते हैं वो, आई डोंट नो, टेस्ट भी उनका बेकार हो जाता है, मतलब ओरिजिनल सिंगाड़ों जैसा नहीं लगता। तो ये सिंगाड़ों वाले यूजुअली मैंने देखा है न्यू मार्केट में ऐसे ही घूम रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें, ये सब बिकती हैं किसमें, एटर्नेंट ट्रेडर्स द्वारा। दे इंटरैक्ट डायरेक्टली विद कस्टमर्स एंड देयरफॉर एबल टू पे मोर अटेंशन टू देम एंड गिव मोर कस्टमर केयर सर्विसेज बाय गेटिंग द राइट रिस्पॉन्स एज वेल एज ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन टू मैन्युफैक्चरर। मुझे ऐसा लगता है ना, एटर्नेंट ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग बहुत हाई फाई बात लिख दी गई है यहाँ पे, कि वो तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं कस्टमर से, उनकी नीड समझते हैं, उनको बताते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत हाई फाई चीज़ें हैं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। सो आई डेंट लाइक दिस पॉइंट। ये पॉइंट वैसे बोल क्या रहा है, ये पॉइंट बस ये बोल रहा है कि भैया ये लोग डायरेक्टली कस्टमर से बात करते हैं, उनसे रिस्पॉन्स लेते हैं, वो कुछ पूछना चाहते हैं तो उन्हें डायरेक्टली बता देते हैं। इतनी बातचीत नहीं करते हैं ये लोग, ये बस दिखाते हैं, सामने वाला देखता है, उसको पसंद आता है, वो ले लेता है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते। कोई ज़्यादा 3-4 मतलब टोचा टाची कर ले ना कि 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिए, ये इरिटेट हो जाते हैं और बोलते रहने दो, हम किसी और को बेच लेते हैं। Okay, they travel from place to place and deliver goods to customer service department that facilitates easy access of required products. ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो होते रहते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, मोबाइल वाले, मतलब जहाँ पे कंज्यूमर बेस ज़्यादा देखेंगे, घुस जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बेच के ही निकलेंगे। Traveling merchants to such places difficult to store due to poor quality of search. They offer their services even remotely places. Okay. सो ये बोलते हैं कि इवन रिमोटली, मतलब बहुत अंदर गलियों में घुस के भी कई बार सर्विस दे के आते हैं अगर रिक्वायरमेंट होती है तो। आई एक्चुअली डिडंट लाइक द पॉइंट्स यहाँ पे जो लिखे हुए हैं। सो बेटर वे हम क्या करें, हम वो वाले पॉइंट्स लेके जो हमें समझ में आ रहे हैं। मतलब वो पॉवर्टी वाली लाइन लिखो, दैट्स काइंड ऑफ अ रीजन। हमें यही तो एनालाइज करना है कि बड़े कंपटीशन होने के बावजूद भी ये छोटे छोटे लोग कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। ये ज़्यादातर पॉइंट्स तो बड़े वाले कॉम्पिटिटर्स पे भी अप्लाई होते हैं। डायरेक्टली आप बात करते हो उनसे पूछते हो, उनसे रिस्पॉन्स मांगते हो। तो आपको बेटर ये लिखना है कि भैया इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए, पॉवर्टी रेट को देखते हुए, वी फील लाइक कि ऐसे लोग ज़्यादा वो कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा आपको सस्ती चीज़ें बेच सकते हैं जो कि ज़्यादातर लोग अफोर्ड कर सकते हैं। सेकेंडली यू कैन राइट कि भैया ये डायरेक्टली इंसानों के पास जाते हैं। फिक्स स्टोर में आपके पास वो फैसिलिटी नहीं होती, यहाँ पे वो फैसिलिटी है। जहाँ पे ज़्यादा क्राउड दिख रहा है वहाँ घुस जाओ, कुछ ना कुछ तो बेच के निकलोगे इतने सारे लोगों में। कहीं किसी दिन अलग कुछ हो रहा है, फट से मेला वेला लग रहा है, वहां घुस जाओ। तो ऐसी सारी चीजें, मतलब क्योंकि ये मोबाइल वाले हैं ना, तो इधर से उधर मूव कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत सारे एडवांटेजेस ऐड हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और पॉइंट आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हो। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट पॉइंट तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम आपको रिप्लाई कर देंगे कि भैया वो पॉइंट जो आप सोच रहे हैं लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा 10th क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। Now let's move to 11th question। ये बोल रहा है, discuss the features of a departmental store. How are they different from multiple stores, shops और chain stores? Okay, so basically 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट है आपको डिपार्टमेंटल स्टोर्स के फीचर्स बताने, और सेकेंड क्वेश्चन है हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स। मतलब चेन स्टोर्स या मल्टीपल स्टोर से किस तरह से डिफरेंट होते हैं। 2 क्वेश्चन है जिनके आंसर करने हैं। लेट्स
आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। तो फर्स्ट में हमें सिर्फ फीचर्स बताने हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इन्हें ये बता देंगे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते क्या है। मैंने आपको बताया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितना आपको आता है लिख डालो। दे एक्सपेक्ट दैट, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में क्वेश्चन करे तो पहले एक्सप्लेन कर दो डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो departmental store is a large building offer a variety of products, well classified design departments which aim to satisfy almost all customer needs under one roof. Some important ones are, मतलब फीचर्स बताए हुए इसके। सो बेसिकली ऐसे मानिए कि आप किसी स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रेड के पैकेट्स दिखते हैं, उसके बाद आप जाते हैं आपको अंडे दिखते हैं, उसके बाद आप जाते हैं आपको जूसेस दिखते हैं, उसके बाद आप जाते हैं तो आपको ग्रेन्स दिखते हैं, उसके बाद आप जाते हैं तो पल्सेस दिखते हैं, उसके बाद जाते हो तो कॉफी और टी दिखती है, उसके बाद जाते हो तो तुम्हें शुगर और पोहा और व्हाटएवर सब दिखता है। तो ऐसे क्या हुआ कि तुम्हें एक ही स्टोर में सारी चीजें मिल गई। फॉर से बिग बाजार, ठीक है, या फिर तुम जाते हो तो कपड़े पड़े हुए हैं बच्चों के, फिर बड़ों के पड़े हुए हैं, फिर किसी और के, फिर उसके किसी और के, फिर हैंड बैग्स पड़े हुए हैं, फिर लेसेस और वो हैं क्या सॉक्स वगैरह हैं। तो ये भी डिपार्टमेंटल, मतलब हर एक काइंड का डिपार्टमेंट वहाँ पे क्रिएटेड होगा, वेल डिजाइंड होगा। ऐसे स्टोर्स को हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स बोलते हैं। थोड़ा सा नाम से समझो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स मतलब डिपार्टमेंट्स क्रिएटेड है। वो डिपार्टमेंट्स किसी भी वे में हो सकता है, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया, जैसे बिग बाजार में होता है कि अलग अलग चीजें आपको अलग अलग प्लेसेस पे मिल जाती हैं और अच्छे से आपको दिखता है कि भैया ये सेक्शन उस चीज का है, वो सेक्शन उस चीज का है, वो सेक्शन उस चीज का है। ऐसे नहीं है हर एक चीज जंबल्ड अप होती है कि सारी चीजें एक साथ पड़ी हुई है, नहीं, हर एक चीज डिफरेंट एरिया में पड़ी होती है। आपको जिस एरिया से जो चीज लेनी है आप जाके ले सकते हैं, उन्हें हम डिपार्टमेंटल स्टोर्स बोलते हैं। इनके फीचर्स के बारे में बात करें तो ये बोलते हैं मॉडर्न डिपार्टमेंट स्टोर में ऑफर ऑल ऑफ द सर्विसेज ऑफ अ रेस्टोरेंट, वन वे ट्रैवल इंफॉर्मेशन सेंटर, टेलीफोन बूथ, लिविंग रूम्स एक्सेट्रा। Departmental stores are usually located in the center places to attract large number of customers. ये वाला point is not that good. Second वाले point में ये बोल रहे हैं कि भैया ये यूजुअली वहाँ पे मतलब होते हैं लोकेटेड जहाँ पे पब्लिक बहुत होती है, जहाँ मेन अट्रैक्शन होता है लोगों का। जैसे मान लो फॉर से भोपाल में मैक्सिमम पब्लिक वहाँ रहती है, क्या बोलते हैं, एमपी नगर में रहती है, तो वहाँ पे खोल लिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे पास आए, ठीक है। तो ये यूजुअली ऐसे एरियाज में लोकेटेड होते हैं जहाँ पे कस्टमर बेस बहुत बढ़िया होता है। सिंस द साइज ऑफ दी स्टोर इज वेरी लार्ज, इट इज लार्जली फॉर्म्ड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओन्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देयर इज एन असिस्टेंट मैनेजर इन चार्ज ऑफ द जनरल मैनेजर। ओके, तो ये बोलते हैं कि भैया ऐसे देखो कि इन स्टोर्स का साइज बहुत बड़ा होता है। देखिए अब जब बिग बाजार है कितना बड़ा है भैया, कितना बड़ा है, कितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगी होगी। तो ऐसे स्टोर्स को ना यूजुअली कंपनी के फॉर्मेट में खोला जाता है। कंपनी समझते हैं ना आप कि भैया प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी खोली टाइप्स वैसा। तो वही बोल रहे हैं कि भैया जॉइंट स्टॉक कंपनी खोल लेते हैं जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। हम सबको पता है कंपनी को चलाने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं और कंपनी की ओनरशिप शेयर होल्डर्स के हाथ में होती है। जो पैसे लगाता है उसे शेयर होल्डर बोलते हैं, वो ऑनर होता है, और जो कंपनी को चलाता है उसका बीड़ा अपने सर पे उठाता है, उसकी डे टू डे फंक्शनिंग देखता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहलाए जाते हैं। और एक असिस्टेंट मैनेजर और हो जाता है, जनरल मैनेजर और हो जाता है, जो मतलब बिल्कुल डेली बेसिस पे बस वहीं पे ही रहता है। तो इस तरह से ये इस फॉर्मेट में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े साइज की होती हैं। Then they have moderate purchasing arrangements. Everything purchased at the department store is made in the center by the store's purchasing department and sales are reduced to various departments. They have moderate purchasing arrangements. Everything purchased at one department store is made in the center by the store purchasing department and sales are reduced to various departments. Okay, I'll explain it better. देखो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में पता है क्या होता है कि पूरी एक फंक्शनिंग सेट होती है, ठीक है। आपने किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से वो चीज़ उठाई हो, जब आप बिलिंग काउंटर पे आते हैं तो उनके सिस्टम में फीडेड होता है। पहले तो बहुत डिफिकल्ट हुआ करता था क्योंकि सारा काम फिजिकली होता था, बट नाउ अ डेज थिंग्स हैव चेंज्ड। नाउ टेक्नोलॉजी आ गई है, तो क्या होता है जैसे यहाँ पे फर्स्ट से
हमारे यहाँ पे पूरा सिस्टम चल रहा है, ये परचेजेस लिए हैं, मतलब परचेजेस किए हैं किसी इंसान ने, तो वो सारी चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी आपके स्टॉक से, तो वो डिपार्टमेंट्स को खबर पहुंच जाएगी आपके स्टॉक से इतनी चीज़ गई है, तो अब आपको इसको रिफिल करना पड़ेगा। इस तरह से डिमांड एंड सप्लाई हमेशा सही चलती है। अदरवाइज क्या हो, लोग लेके जा रहे हैं, आपने अपडेट नहीं किया, वापस सामान खत्म हो गया, नेक्स्ट किसी को चाहिए होगा तो वो मिल नहीं पाएगा। तो पूरा एक प्रॉपर फंक्शनिंग होती है डिपार्टमेंटल स्टोर्स की, कि एक कॉमन सेंटर बना दिया जाता है जहां से पूरे सेंटर्स को, पूरे डिपार्टमेंट्स को अलग अलग इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, चाहे वो चाहे वो सामान के रिफिल मतलब सामान को रिफिल करने के बारे में हो, या फिर वो किसी भी चीज़ के बारे में हो, कोई कंप्लेंट आ रही है, कोई प्राइस चेंज हुआ है, कुछ भी करना है, तो ऐसे सेंट्रली एक एरिया लोकेटेड होता है जिससे पूरे डिपार्टमेंट्स में खबर पहुंचती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग लोग खड़े होते हैं आपको सर्व करने के लिए। फॉर से मेकअप वाले सेक्शन में 2 लड़कियां खड़ी होती हैं कि मैडम बताइए, हम बताते हैं आपको कौन सी चीज़ कैसे रहेगी। तो जिनको जिस एरिया की नॉलेज होती है उन लोगों को उन्हीं स्टोर्स पे खड़ा कर दिया जाता है, उन्हीं डिपार्टमेंट्स में खड़ा कर दिया जाता है, ताकि वो कस्टमर्स को एंटरटेन कर सके। ठीक है, नाउ इफ विल टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स और मल्टीपल स्टोर्स, तो देखिए डिपार्टमेंटल स्टोर वो होता है जिसमें एक डिपार्टमेंट में, जिसमें मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ, कलर चेंज कर लूँ आपके लिए। और डिपार्टमेंटल स्टोर्स कैसे होते हैं कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसमें अलग 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 डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ बिक रहा 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 है। ओके, तो हर जगह अलग अलग चीजें बिकती रहती हैं। ये पूरा का पूरा एक स्टोर है, एक एरिया में, एक लोकेलिटी में एक स्टोर बना हुआ है जिसके अंदर अलग अलग चीजें मिल रही हैं। दैट्स व्हाट वी कॉल डिपार्टमेंटल स्टोर या डिपार्टमेंट स्टोर। अब दूसरी बात आई है मल्टीपल स्टोर्स की। तो ऐसे मानिए ये पूरा इंडिया है, या हम एमपी मान लेते हैं, एमपी से शुरुआत करते हैं, छोटा बिजनेस है भैया, एमपी से शुरू करते हैं। तो भोपाल में मैंने एक स्टोर डाला है, यहाँ बड़ा बढ़िया चल गया। तो मैंने भोपाल में पहले एमपी नगर में डाला था ये स्टोर, क्योंकि मेरे पास जगह थी वहाँ पे। अब मेरे को लगा यार यहाँ की डिमांड तो बढ़िया है, मतलब, और फिर मेरे पास ना बाहर से भी लोग आ रहे थे, मतलब भोपाल के आउटस्कर्ट से, जो मुझे बोलते थे आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट हमें ना बहुत दूर से आना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं एक काम करूं कि सिटी साइड भी एक स्टोर बना दूं। ठीक है, मतलब सिटी साइड स्टोर बन जाएगी, सेम सर्विसेज सेम प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे, बस उन लोगों को सहूलियत हो जाएगी जो वहाँ पे। बहुत बढ़िया सोचा मैंने। फिर कुछ लोग इंदौर से आने लगे मेरे सामान खरीदने के लिए। उन्होंने बोला आपका सामान बहुत बढ़िया होता है, लेकिन हमें इंदौर से ना मतलब 700 रुपये की बस की टिकट करके आना पड़ता है और 700 रुपये बस की टिकट वापस करके जाना पड़ता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, हम इंदौर में एक स्टोर खुलवा देते हैं। अरे कुछ भी बोलो, हम पूरा करेंगे, बताओ। फिर भैया इंदौर से उज्जैन वाले लोग आने लगे, दे वर लाइक हमें भी बड़ा पसंद है, हमारे यहाँ पे भी खुलवा दो। हमने बोला चलो इसी बात पे महाकाल के दर्शन हो जाएंगे हर 2 महीने 3 महीने में, तुम्हारे यहाँ पे भी खुलवा देते। उज्जैन में खुलवा दिया। फिर जबलपुर में मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बोला हाँ जबलपुर बुरा है क्या, हमारे यहाँ पे नहीं खुलवा सकते। तो मैंने बोला तेरे लिए कोई बात है यार, चल वहाँ पे भी खुलवा देते हैं। फिर उसके बाद ग्वालियर में मेरे कुछ रिश्तेदार रहते थे, उन्होंने बोला लड़की सबके लिए सब कुछ करती है, हम रिश्तेदारों के लिए कुछ नहीं करते। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आपको भी इस बार संतुष्ट कर देते। ग्वालियर में भी एक स्टोर खुलवा दिया। अब ये है एक ही स्टोर, लेकिन अलग अलग लोकेशंस पे ये क्या है, बसा हुआ है, सो दैट वहां के लोग इजीली एक्सेस कर सके स्टोर को। तो इसे बोला जाता है मल्टीपल स्टोर्स या फिर चेन स्टोर्स। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है मैकडी, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, या फिर चाय सुट्टा बार अगर हम लोकल में मान ले तो मेरे एक स्टूडेंट का है वो भोपाल में तो स्पेशली। सो ये सारे मतलब क्या है, अलग अलग मतलब एक ही टाइप का स्टोर है लेकिन अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। ये क्या है कि एक ही स्टोर में बहुत अलग अलग चीज़ें आपको अवेलेबल हैं। यहाँ पे टाइप एक ही होगा, माइट भी एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अलग अलग लोकेशंस पे मिल जाएगा। चलो वापस आए। दे ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं क्योंकि इनके यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट पड़ा होता है, तो इनकी बस वेराइटी होती है बेचने के लिए। दे वर्क ऑन वन प्रोडक्ट लाइन अगेन स्पेशली इन इट। हाँ,
तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम एक ही प्रोडक्ट लाइन पे काम किया जाता है। फॉर से चाय का है तो चाय वाली होगी, डोमिनोज का जैसे मान लो, या फिर पिज़्ज़ा हट का मान लो, मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो एक ही एरिया में काम कर रहे हैं। दे प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर सर्विस ऑप्शन, ये बहुत अलग अलग तरह की कस्टमर सर्विस ऑप्शन देते हैं। ऑब्वियसली इनके प्रोडक्ट्स अलग होते हैं तो सर्विसेज भी अलग ही होंगी। दे ऑफर लिमिटेड कस्टमर सर्विसेज, इनकी थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं बिकॉज रिस्ट्रिक्शन है ना, वन प्रोडक्ट से रिलेटेड कितनी वो हो सकते हैं। अवेलेबल इन द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द सिटीज टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, ये यूजुअली अपने आप को बनाते हैं सिटी के बीचों बीच जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आ सकते हैं। और दे हैव अ लॉट प्लेसेस दैट इज देम आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द सिटीज, और ये थोड़े स्कैटर्ड होते हैं, फैले होते हैं कि भैया जिसको जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे हमारी एक स्टोर हो जाए। जैसे भोपाल में अगर मैं बोलूँ तो मनोहर डेयरी, मनोहर डेयरी पहले हुआ करता था सिटी में, ठीक है, और मनोहर डेयरी काइंड ऑफ मेरा फेवरेट हुआ करता था, तो हम ज़्यादातर अपना डिनर करने के लिए वहीं जाते थे। तो हमें यहाँ से मतलब न्यू भोपाल से सिटी जाना पड़ता था, दैट्स अप्रॉक्स 45-50 मिनट्स का रास्ता है, ठीक है, पर खाना होता था तो जाते थे। फिर मनोहर वालों ने कई बार ऐसी कंप्लेंट सुनी न्यू भोपाल से कि भैया हमारे लिए तुम एक ऑप्शन लेके आओ, तो उन्होंने क्या किया, एमपी नगर में जो कि न्यू भोपाल का ही काइंड ऑफ पार्ट है या अटैच्ड पार्ट है, वहाँ पे अपना स्टोर खोल दिया। तो हमने सिटी जाना बंद कर दिया, यहाँ पे जाना शुरू कर दिया, हमारा ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ा हमें। फिर सोने पे सुहागा ये हो गया कि भैया जहाँ पे मैं आज खड़ी हुई हूँ अभी फिलहाल, मनोहर डेयरी ने उसके पास ही स्टोर खोल लिया, बिल्कुल मतलब वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब हम एमबी के ऑफिस से निकले और मनोहर का दरवाज़ा खुला, ऐसा होता है। उस दिन मनोहर वाला मुझसे पूछ रहा, ज़्यादातर टीचर्स हम ऐसे टी शर्ट में पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो देख ये मैग्नेट रेंज क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं आपके यहाँ से खाना खाने के लिए, तो एक आपके ऑफिस मतलब आपके ऊपर ही हमारा ऑफिस है ना, इसलिए मैक्सिमम लोग आपके यहाँ पे खाना खाने आते हैं और उसी ड्रेस में आते हैं। सो अब वो बिल्कुल पास आ गया, मतलब बिल्कुल ऐसे कि वॉकिंग डिस्टेंस में हम जाके कभी भी मनोहर टपक पड़े, खा ले और आ जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये चेन स्टोर्स हुई, पहले एक जगह था, दूसरी जगह डिमांड क्रिएट हुई, दूसरी जगह स्टोर खोल लिया, तीसरी जगह डिमांड तो क्या ही क्रिएट होनी थी, यहाँ पे एक जो बहुत बढ़िया एक वो था ना पहले सेंटर जिस पे लोग यूजुअली खाने वाने मतलब छोटी मोटी चीज़ें लेने आते थे, उसके यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट ने छापा मारा था तो वो बंद हो गया था। तो अब वो बंद हो गया तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी खुल गई, इन्होंने फट से ग्रैब करी और अपना एक स्टोर खोल लिया। तो दैट्स क्वाइट, मतलब बिजनेस में ऐसे ही होता है यूजुअली, राइट। तो इन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी देख ली, बट यहाँ पे भी बहुत अच्छा चलता है। तो इन्होंने जैसे जैसे डिमांड नोटिस की, अलग अलग एरियाज में अलग अलग स्टोर्स खोलना शुरू कर दी। ये होते हैं मल्टीपल स्टोर्स। तो ये स्कैटर्ड होते हैं यूजुअली थ्रू आउट द सिटी और सिटीज। फॉलोअर्स a fixed price follow a fixed price policy such as product prices, they differ from door to door. Okay, usually fixed price वो रखते हैं अपना स्कीम, they follow the plan pricing policy across all available stores. Okay, so basically ये बोल रहे हैं कि इनका यूजुअली सेम सिस्टम रहता है, मतलब ये यूजुअली जो प्राइस यहाँ पे कर रहे हैं वही दूसरी जगह रखेंगे, वही तीसरी जगह रखेंगे, इस तरह से चलता है। These stores cater for very high requirement incoming group of highly caring customers with the service provided. This department stores can provide credit resources for some of their regular customers. They are in relation to a line. Okay. I didn't like the points actually. So better way है कि हम इसमें खुद के points लिखें। सबसे पहले तो आप मीनिंग एक्सप्लेन कर देना, डिपार्टमेंटल स्टोर का मीनिंग क्या होता है और मल्टीपल स्टोर्स का मीनिंग क्या होता है। काफ़ी हद तक वो डिफरेंस मीनिंग में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे मैंने डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताया था यहाँ पे, अगर आप भूल गए हैं तो इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देना कि इस तरह से अलग अलग एरियाज में हमने स्टोर्स बनाई हैं, तो ये मल्टीपल हो जाएगा, ये वो हो जाएगा डिपार्टमेंटल। फिर आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि भैया ये वाले जो लोग होते हैं ये बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, अलग अलग सर्विसेज ऑफर करते हैं। 2 पॉइंट्स बन जाएंगे, एक सर्विसेज का, एक प्रोडक्ट्स का। ये वाले लिमिटेड ऑफर्स देते हैं, लिमिटेड वो सब चीज़ें देते हैं। ये सिटी के बीचों बीच रहते हैं, ये स्कैटर्ड होते हैं, मतलब सिटी में जहां आवश्यकता पड़े वहीं पे फैल जाते हैं ऐसे। ये 3 से 4 पॉइंट्स बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया है, यही लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी यहाँ के पॉइंट्स आप देख सकते हो, बट मुझे इतने ज़्यादा बेहतरीन नहीं लगे कि मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँ कि ये पॉइंट्स लिखें आप, ठीक है। सो now I guess let's move to our next question, that is question number 12. ये बोल रहा है, why are consumer cooperative stores considered to be less expensive? What are its relative advantages over other large scale retailers?
क्यों कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को लेस एक्सपेंसिव कंसिडर किया जाता है, सस्ता कंसिडर किया जाता है? व्हाट आर इट्स रिलेटिव एडवांटेजेस ओवर लार्ज स्केल रिटेलर्स? लार्ज स्केल रिटेलर्स के ऊपर इनका क्या एडवांटेज है? यहाँ पे भी अगेन दो क्वेश्चंस छिपे हुए हैं। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत आप ऐसे कर देना कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स को एक्सप्लेन कर देना, उससे पता चल जाएगा कि भैया ये होती क्या है, और उसके बाद बाकी की चीजें लिखेंगे हम। सो इसके आंसर में वी विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल, अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर यूजुअली बाइज इन बल्क directly from major manufacturers or retailers, then sell it to the consumers at a lower price. Since the middleman is eliminated or reduced, members find good quality products at affordable rates. तो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स क्या करती हैं? लेट मी एक्सप्लेन। ये बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, उससे डायरेक्टली खरीद लेती हैं, डायरेक्टली सामान खरीद लेती हैं, और फिर ये कस्टमर्स को डायरेक्टली बेच देती है। यूजुअली क्या चलता है? मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, देन कस्टमर, और ये मिडलमैन जितने भी होते हैं ना, ये अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते रहते हैं, जिससे प्रोडक्ट क्या होता है, 10 रुपए का अगर मैन्युफैक्चरर की फैक्ट्री से निकला था तो 12 रुपए का हो जाएगा होलसेलर के यहाँ पे, 14 रुपए का हो जाएगा रिटेलर के यहाँ पे, एंड देन कस्टमर को हो सकता है 14-15 के रेट पे मिले। ठीक है, तो ऐसे में मतलब सारे लोगों ने, जितने भी बीच में लोग आए थे, उन्होंने अपना अपना मार्जिन निकाल लिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कस्टमर के लिए प्रोडक्ट कैसा हुआ? महंगा हो गया। सो ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स जो होते हैं, ये इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि ये बल्क में खरीदते हैं किससे? मैन्युफैक्चरर से। अब मैन्युफैक्चरर ने जितने पे बनाया होगा, उसकी जो कॉस्ट होगी उसके ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड करके दे दिया होगा, तो मतलब 10 रुपए की चीज 10 रुपए में ही ये लोग खरीद लेते हैं, एंड उसके बाद कस्टमर को बेच देते हैं डायरेक्टली। तो ये जो बेचारे मिडिलमैन थे ना, जो अपना घर गुजारा चला रहे थे बीच से मार्जिन निकालते हुए, उनकी दुकानें थोड़ी सी बंद हो जाती हैं, वो थोड़ा साइड हो जाते हैं। डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान ऐसे मानिए कि इसके थ्रू वाया दिस पर्टिकुलर स्टोर कस्टमर तक रीच हो रहा है अफोर्डेबल रेट्स पे। ठीक है, सो सिंस द मिडलमैन इज एलिमिनेटेड, क्योंकि मिडलमैन एलिमिनेट हो जाता है, तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइसेस पे मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के पास पहुंच जाता है। अब अगर फीचर्स के बारे में बात करें तो ये बोलते हैं रिलेटिव एडवांटेजेस के बारे में कि डिजाइन इजी टू बिल्ड कस्टमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनी 10 पीपल कैन गेट टुगेदर, दे फॉर्म अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्वायर्ड। ओके, सो फर्स्ट एडवांटेज ये बता रहे हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टोर फॉर्म करने का, सॉरी, ये है कि भैया बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा तामझाम नहीं है। 10 लोग सोचे कि भैया हाँ हमें ऐसा कुछ स्टोर फॉर्म करना चाहिए, साथ आए, अप्लाई किया, रजिस्टर कराया अपने आप को, काम शुरू कर दिया। दैट इज मतलब दिस इज दैट इजी। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा तामझाम नहीं है, इसका डिज़ाइन बहुत ही सरल है, कोई भी इंसान 10 लोगों को इकट्ठा करके ये पर्टिकुलर काइंड का स्टोर खोल सकता है। सेकेंड है क्रेडिट। यूजुअली जो मेंबर्स होते हैं, जिनको ये कंज्यूमर बोल रहे हैं, यहाँ पे हर किसी के लिए नहीं होता ऑप्शन, मेंबर्स के लिए होता है। तो मेंबर्स को यूजुअली डेट कितना दिया जाता है, मतलब उधार कितना दिया जाता है, जितना कैपिटल उनसे आया था ना मैक्सिमम उतना ही दिया जाता है। फॉर से मैंने इनिशियली 10,000 का क्रेडिट 10,000 का कैपिटल दिया था, अब मैं उधार लेना चाह रही हूँ तो मुझे 10,000 से ज़्यादा का नहीं मिलेगा, तो वो भी दिक्कत नहीं जाती कि भैया आगे चल के क्या होगा, व्हाट इफ कोई क्रेडिट पे क्रेडिट लेता गया, नहीं, वैसा भी कुछ नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर गवर्न थ्रू डेमोक्रेटिकली। ओके, यहाँ पे हर किसी को बोलने का मौका मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का आपने फंडा समझा होगा, वहां पे क्या होता था, हर किसी को अपनी बात रखने का मौका मिलता था। अगर 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोग अपना वोट दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तभी बोला जाता है कोऑपरेटिव वाली चीजें हमेशा डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है, क्योंकि वोटिंग पावर होती है सबके पास, इक्वल पावर होती है, इक्वल वोटिंग राइट्स मिलते हैं। सेम इस स्टोर के साथ भी होता है, जो भी इसका पार्ट होते हैं, जितने भी मेंबर्स इसका पार्ट होते हैं, सबके पास वोटिंग राइट होता है। डेमोक्रेटिकली वो क्या कर सकते हैं, वोट देके अपना पक्ष रख सकते हैं।
Prices. A cooperative store buys goods directly to major manufacturers or retailers. The role of intermediaries are removed, resulting in lower values of consumer goods to the members. Okay, बहुत भारी भरकम शब्दों में लिख दिया, लेकिन अगर बिल्कुल सरल शब्दों में मैं बोलूं तो ये बोलते हैं कि भैया ये लोग क्या करते हैं, बीच वाले जितने भी लोग होते हैं उनको उड़ाते हैं, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन जो वो कमाते थे बीच में वो भी उड़ गया। तो मतलब आप प्रोडक्ट क्या हुआ, सस्ते प्राइसेस में कस्टमर तक पहुंच गया, जो मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Sales. Consumer cooperative society usually sold goods for cash. As a result, the financial performance requirement has been reduced. So ये बोलते हैं मैक्सिमम जिनकी ट्रांजैक्शन होती है वो कैश बेसिस पे होती है कि भैया तुम्हें सामान चाहिए, पैसा रखो, सामान लेके जाओ। एक तो तुम्हें सस्ते में सामान दिलवा रहे हैं हम, ऊपर से तुम क्रेडिट भी मांगोगे हमसे, मतलब ये तो बहुत अजीब बात हो गई। क्रेडिट देते भी हैं तो हद से हद कितना देते हैं, जितना कैपिटल उन्होंने बंदे ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, कि भैया कल अगर इसने क्रेडिट वापस नहीं भी किया तब भी हम इसको कैपिटल के पैसे को एडजस्ट कर लेंगे, और वट एवर द केस में भी। बट यहाँ पे ये बोलते हैं यूजुअली दे प्रेफर कि कैश में डील करते हैं, क्योंकि कैश में डील करेंगे हमेशा वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा हमारे पास बना रहेगा, तो परफॉर्मेंस कभी भी खराब नहीं होगी हमारी। Location. Consumer cooperative shops are usually opened in convenient public places where members and others can easily buy products. So, ये बोलते हैं यूजुअली इनकी लोकेशन ना बहुत ही कन्वीनियंट प्लेसेस पे होती है कि ज़्यादा तामझाम नहीं है, अलग से कहीं कुंटियों में जाना नहीं पड़ रहा, आराम से जहाँ पे मतलब इजीली एक्सेसिबल हो ना वहाँ वाले एरियाज में अपने आप को वो कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं अपने स्टोर्स और वहीं से फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बोलता है इमेजिन लाइफ विदाउट योर लोकल मार्केट, व्हाट डिफिकल्टीज वुड अ कंज्यूमर फेस इफ देयर इज नो रिटेल शॉप। कांट इमेजिन, मतलब आई तो सीरियसली कांट इमेजिन, क्योंकि हर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चुटर पुटर सामान ऐसा लेना पड़ता है। आई एम श्योर आपके साथ भी सेम चीज़ होती होगी, कभी मम्मी बोलती होगी दाल खत्म हो गई है, हमारे घर में आए दिन मैगी खत्म हो जाती है, मतलब मैं परसों मैगी लेके गई, कल मम्मी ने बोला अगली बार जाएगी तो मैगी लेके आना। तो ऐसे हर किसी के घर में एक ना एक दो चीज़ें जो मतलब डेली बेसिस पे यूज़ होती है, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट खत्म हो जाती है, वो चाहिए होती है। और रिटेल शॉप्स नहीं हुई तो क्या करोगे तुम? इतनी इतनी चीज़ लेने के लिए होलसेलर के पास तो नहीं भागोगे भैया, कि भैया मैं बोल रही हूँ कि मुझे बेस्ट प्राइस जाना है फट से फट क्योंकि मेरे घर में एक मैगी का पैकेट खत्म हो गया। आई कांट डू दैट। एक एक चीज़ के लिए आप नहीं भागते हो ऐसे बड़ी स्टोर्स पे, आप ऐसे एक एक चीज़ के लिए रिटेलर्स के पास जाते हो। बट अगर रिटेलर्स है ही नहीं, लोकल मार्केट ही नहीं है आपके यहाँ पे, क्या करोगे? समस्या है ना। चलो, they say there are many difficulties that people can face if there is no retail store, as these serve as a link between manufacturer, retailers and consumers as they buy goods from supermarkets, retailers and sell them directly to consumers. Okay, so ये बोल रहे हैं कि भैया देखो, अगर रिटेलर्स नहीं हुए तो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक सामान लाएगा कौन? कौन लाएगा? कोई भी नहीं लाएगा। मतलब कस्टमर क्या करेगा? खुद मैन्युफैक्चरर के पास जा जाके इकट्ठा करता रहेगा सामान। अब मान लो मैं भोपाल में बैठी हुई हूँ और जो चीज़ मैं खाती हूँ उसका मैन्युफैक्चरर फिर से बैंगलोर में, तो मैं बेंगलुरु जाऊँगी। चलो होलसेलर को और ले आता है पिक्चर में, मुंबई तक वो ले आया, अब मुंबई से मैं लेने जाऊँगी। या होलसेलर भोपाल तक भी लाता है तो भोपाल में उसकी स्टोर बहुत दूर है, कहीं सिटी में अंदर जाके, अब मैं आए दिन उसके पास छोटे छोटे आइटम्स लेने के वहाँ पे जाऊँ? नॉट पॉसिबल ना। लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी अगर रिटेल शॉप नहीं हुई तो। If there are no retail stores available, neighbors at that time life will be difficult. By buying a small simple product or for everyday use, will have to go a long way. We can buy certain things and this and that. Okay, बहुत ही रद्दी इंग्लिश लिखी हुई है जिसने भी लिखी है, बट यहाँ ये बोल रहे हैं कि भैया देखो, अगर सेम चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई, बस वो इंग्लिश में लिख दिया उन्होंने, कि अगर रिटेल शॉप्स नहीं हुई, रिटेल शॉप्स पे यूजुअली हम क्या करते हैं, छोटी छोटी आइटम खरीदने जाते हैं, राइट? बल्क में खरीदने नहीं जाते, बल्क वाला होलसेल वाला डिपार्टमेंट होता है। रिटेल में हमेशा हम छोटे अमाउंट्स में, छोटी क्वांटिटीज़ में गुड्स परचेज करते हैं। व्हाट इफ अगर रिटेल स्टोर्स नहीं हुई तो मतलब हमेशा हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन होएगी, नो मैटर हमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, हमें होलसेल में ही खरीदना पड़ेगा। मेरे घर में तेल इस्तेमाल नहीं होता, बट अब होलसेलर के पास जाना पड़ेगा मुझे तेल लेने के लिए, क्योंकि रिटेलर तो है नहीं। होलसेलर ने बोला भैया मैं तो 10 बॉटल से नीचे बेचता ही नहीं हूँ। जैसे बेस्ट प्राइस पे होता है, बेस्ट प्राइस में ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं पर्टिकुलरली जो वो बल्क में ही बेचते हैं। फॉर से विक्स की डब्बियाँ, छोटी छोटी विक्स की डब्बी आती है ना बिल्कुल ऐसी 10-12 रुपए वाली, तो वो सिंगल नहीं बेचते, उनके पास वो डब्बा होता है जिसके अंदर 100 पीसेज होते हैं विक्स के, तो वो बोलते हैं ये खरीद लो।
हम बोलते हैं इतना तो विक्स लगेगा ही नहीं भैया, क्या खा रहेंगे थोड़ी ना विक्स को कि जुकाम वुकाम हुआ है 2-2 विक्स की डब्बियाँ निपटा डालते, नहीं करेंगे ना वो चीज़, तो वो हम नहीं खरीदते हैं वहाँ से, फिर वो हमें बाहर से रिटेल शॉप से खरीदने पड़ते हैं। शैम्पू के पैकेट्स, शैम्पू की बॉटल्स तो बेस्ट प्राइस में ऐसे मिलती हैं कि आप एक एक बॉटल खरीद सकते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू शैम्पू के पैकेट्स, सैशे आते हैं ना इतने छोटे छोटे 2-2 एक रुपए के, बचपन में कभी इस्तेमाल किए थे मैंने, उसके बाद तो कभी किए नहीं, फिर तो वो बॉटल ही आने लगी, लेकिन उसका फील बड़ा अलग होता है, मतलब एक अलग ही फील होता है वो उस पाउच से निकाल के और सर धोने में। तो वो अब अगर आप खरीदने जाओ बेस्ट प्राइस में तो वो 1-2 पैकेट नहीं मिलेगा, वो पूरा उनका एक बंडल होता है, आपको खरीदना तो ये खरीदना पड़ेगा। 5 रुपए के लेस वो सिंगल नहीं बेचते, 20 रुपए वाले लेस वो सिंगल बेचते हैं, 50 रुपए वाले लेस वो सिंगल बेचते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू 5 रुपए वाले लेस, अब आई डोंट नो उसका प्राइस भी बढ़ गया होगा, 6-7 तो हो ही गया होगा, वो पूरे बंडल में बेचते हैं। वो बोलते हैं लेना है तो ऐसे लो, और फिर वो जो बंडल आप खरीद के आते हैं उसमें से 2-4 तो खराब निकल ही जाते हैं। तो होलसेल मार्केट में यही दिक्कत होगी आपको, अगर रिटेल स्टोर्स नहीं हुए तो आपको होलसेल में हर चीज़ परचेज करनी पड़ेगी, मतलब बल्क में परचेज करनी पड़ेगी, चाहे आपको वो चीज़ उतनी उस चीज़ की आपके यहाँ पे लागत हो या नहीं हो। लागत समझते हैं ना, मतलब आपके यहाँ पे वो चीज़ चाहे उतनी इस्तेमाल होती हो या नहीं होती हो, स्टिल यू विल हैव टू परचेज इन बिगर क्वान्टिटीज। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग थिंग्स। इंपॉर्टेंट रोल दे कौन? रिटेल वाले, रिटेल के बारे में बात हो रही है कि ये किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, keeping the general availability of various products produced by various manufacturers is a very significant seller service to consumer. This allows customers to shop for things when they need them. Okay, where and when they need them. ओके, बेसिकली दे आर सेइंग कि भैया ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से अलग अलग सामान होलसेलर के थ्रू अपने यहाँ पे लेके आते हैं। तो अगर कस्टमर को चाहिए तो एक ही शॉप पे उसको 2-3 ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे हम तेल लेने जाते हैं या फिर चॉकलेट लेने जाते हैं तो अलग अलग ऑप्शंस पड़े होते हैं, आपको जो चॉकलेट पसंद है आप वो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अलग अलग मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के पास नहीं जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने के लिए। छोटे छोटे आइटम्स यहाँ पे ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं रिटेल स्टोर्स पे। Second, they say product details. Store offer customers information about new products, their features. Okay. So basically क्या होता है कि मान लीजिए मतलब वो है बंदा है आपके जो ग्रोसरी शॉप वाला बंदा है, आप उसके पास जाते हैं, आप उससे बोलते हैं अंकल मेरे को ना बढ़िया सा कोई शैम्पू चाहिए, आजकल ना बहुत ड्राइनेस हो गया, सर्दी के चलते हुए ना बहुत स्कैल्प मेरी वो हो गई है ड्राई सी, तो बहुत डैंड्रफ आता है, व्हाट डू यू थिंक कौन से वाला प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो आप क्योंकि वो चीज़ वो बेच रहे हैं तो हर एक चीज़ की उनकी मास्टरी होती है, क्योंकि उनको भी आगे से इन्फॉर्मेशन आते हैं ना कि इस प्रोडक्ट में ये है, इस प्रोडक्ट में वो है। उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिखाया और चारों के ऑप्शंस के बताया कि ये देखो ये वाला ना मतलब अच्छे उसके लिए होता है, शाइन करवाने के लिए होता है, ये वाला स्कैल्प को सही रखने के लिए होता है, ये वाला ड्राइनेस को कम करने के लिए होता है। तो आप देख लो इसके ये फीचर्स हैं, आपको जो सही लगे आप खरीद लो। तो उन्होंने आपको पूरे के पूरे प्रोडक्ट की क्या कर दी, इन्फॉर्मेशन खड़े खड़े सप्लाई कर दी। दैट्स ऑल्सो अ प्लस पॉइंट कि रिटेलर्स प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही ईजी तरीके से दे देते हैं। कन्वीनियंस इन परचेज, बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। आप जाओ स्टोर पे, आप बोलो मेरे को ये चाहिए, वो निकाल के देते हैं, आप खरीदते हैं और घर आ जाते हैं। वाइड चॉइस, एक ही रिटेलर अलग अलग चीजें अपने पास रखता है जिसकी वजह से आपको चॉइस मिल जाती है। ज्यादातर आपने देखा होगा ज्यादातर स्टोर्स पे क्या होता है, आप जाते हैं, आप उनसे बोलते हैं कि भैया ब्रेड चाहिए, वो 4 कंपनी के ब्रेड अपने पास रखे होते हैं, वो बोलते हैं आपको कौन से वाला चाहिए, हम पिक करते हैं और खरीद के आ जाते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन आपको क्या मिल रहे हैं, बहुत अच्छे मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज, रिटेलर्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट वंस इन द फॉर्म ऑफ होम डिलीवरी। ओके, सो आफ्टर सेल सर्विसेज में कई बार क्या होता है कि भैया मेरा मन नहीं है स्टोर तक जाने का और उससे खरीद के आने का, मेरे को यूँ है कि घर पे ही सप्लाई हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम कॉल करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं ये ऑर्डर है हमारा, सप्लाई कर दो। स्पेशली कोविड का जो टाइम था वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेंस रहता था माहौल, तो घर से निकलना बहुत ज़्यादा वो हो जाता था कि घर से कैसे निकले। तो हम जितने भी ऑर्डर्स थे वो ऐसे ही प्लेस करते थे कि हम दुकानदारों को फ़ोन करते थे, उन्हें बताते थे दिस ऑर्डर वी वांट, और फिर वो हमारे होम मतलब घर के बाहर तक डिलीवर करके जाते थे। पेमेंट ऑनलाइन हो जाती थी, हम सामान को 1.5 दिन बाहर ही पड़े रहने देते थे, उसके बाद पिक करके अंदर लेते थे और उसको क्लीन करते थे। सो इस तरह से चीज़ें चलती थी। तो आप ये सारी एक मतलब होम डिलीवरी जैसी फैसिलिटीज़ भी इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़, भैया दोनों सेम लोकेलिटी में रह रहे हो, ठीक है, तुम पैसे लेके कहाँ ही भाग जाओगे,
राइट तो कई बार क्या होता है, जब सामने वाला आपको ट्रस्ट करने लग जाता है, आप उसके फ्रीक्वेंटली मतलब उसकी शॉप को विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं, आप यूजुअली उसके स्टोर से चीज़ें खरीद के आ रहे हैं, तो उसको पता है भैया ये तो जानकार है। जैसे मैं कभी जाऊँ फिर से, हमारे यहाँ पे सांची पार्लर है घर के बाहर, ठीक है, अब वो भैया मुझे पहचानते हैं, बचपन से देखा है यार उन्होंने, मैंने भी उनको बूढ़े होते हुए देखा है। तो ऐसे में अगर मान लो कभी मेरे पास फिर से मेरा पेटीएम इज़ नॉट वर्किंग, या फिर इंटरनेट की कुछ तकलीफ जा रही है, कैश तो मैं रखती ही नहीं हूँ, पता ही होगा आप लोगों को, तो ऐसे सिनेरियो में कई बार उनको बोलते कि भैया मैं भी घर जाती हूँ, भिजवाती हूँ पैसे, बोलते ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, या फिर नेक्स्ट टाइम दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, हिल राइट इट डाउन समवेयर। सबका अपना अकाउंट मेंटेन करना होता है ना, भूल जाते हैं भैया, कितने लोग पता नहीं क्रेडिट लेके जाते होंगे, बट वो ऐसा वो नहीं करेंगे कि नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ऑब्वियसली क्योंकि वो मुझे जानते हैं। तो सेम लोकेलिटी में रिटेल स्टोर्स होने का ये भी फायदा हो जाता है कि आपको क्रेडिट फैसिलिटी बहुत इजीली मिल जाती है। मैं हमेशा एग्जांपल्स ना अपने आसपास वाले देती हूँ ताकि आप लोग भी रिलेट कर सके। मेरी लाइफ में अगर ये सब हो रहा है तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों की लाइफ में भी हो रहा होगा। हो सकता है आपको रिटेल स्टोर्स वाले पैसे मतलब ऐसी चीज़ें नहीं देते होंगे क्योंकि आपकी वो ट्रस्ट वर्दीनेस वाले इश्यूज आ जाते होंगे, बट स्टिल आपके पेरेंट्स को तो मिल जाता है ना, बस वही मान लो, ठीक है। सो जितना भी है बिजनेस स्टडीज को कितनी मतलब कोशिश करो ऐसे पढ़ने की, बिल्कुल अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करते हुए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, प्रैक्टिकली मतलब समझ में आएंगे इन सारी चीज़ों के, यूँ नहीं लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। अच्छा, डे बिफोर यस्टरडे मैं एक मीम देख रही थी, बागबान मूवी सुनी होगी आपने, राइट। तो बागबान मूवी में देयर वाज दिस सीन जिसमें हेमा मालिनी अपने बेटे की वाइफ को कुछ बोल रही होती है एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग, तो वो उसको हक करके बोलता है, मतलब अपनी माँ को बोल रहा होता है, रुला दिया ना आपने। एंड वो बिजनेस स्टडीज पे बना हुआ था कि बिजनेस स्टडीज टीचर, और मतलब हेमा मालिनी बिजनेस स्टडीज टीचर है और या फिर लेक्चर्स हैं, और दैट गाय हु इज सेइंग रुला दिया ना, दैट इज अ स्टूडेंट। तो ये बेसिकली मतलब ऐसे बनाया होता है कि बिजनेस स्टडीज पढ़ते पढ़ते बच्चे रोने लग जाते हैं। मुझे तो वो इररेलेवेंट लगा, क्यों? क्योंकि अगर आप बिजनेस स्टडीज को समझ के पढ़ेंगे ना, रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो आपको इससे बढ़िया सब्जेक्ट कोई लगेगा ही नहीं। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपकी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। थोड़ा सा कनेक्शन मेंटेन करके देखो, यूं समझ में आएगा चुटकियों में, और फिर इंटरेस्ट भी आएगा। तुम लोग रट्टू तोता बनते हो और उसके बाद तुम ब्लेम करते हो कि सब्जेक्ट बुरा है। ऐसी कैसी बुराई कर दी तुमने बिजनेस स्टडीज की, मुझे बताओ। एनीवेज, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज आई गेस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये बोल रहा है, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेस, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर जनरली हैंडल्ड बाय देम, स्पेसिफाई। ओके, दो क्वेश्चन है, एक तो आपको मेल ऑर्डर हाउसेस की यूजफुलनेस के बारे में बात करनी है और किस तरह के प्रोडक्ट्स में वो करते हैं वो स्पेसिफाई करना है। तो दो क्वेश्चन के आंसर आपको एक साथ यहाँ पे लिखने हैं एंड इसका आंसर होगा, सो ये है इसका आंसर, रिटेल आउटलेट सेलिंग मेल ऑर्डर हाउसेस दरबार। ओके, वैसे ही समझा देती हूँ मैं, ठीक है। ये बोलते हैं कि भैया कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट बायर और सेलर का कनेक्शन नहीं मेंटेन करते। वो क्या करते हैं, वो अगर कुछ सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं तो वो उसकी खबर न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं, ये खबर छपवा दो अखबार में, बस वैसा ही कुछ कि अखबार में उन्होंने खबर छपवा दी कि हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मिनिमम इतनी क्वांटिटी में हम डील करते हैं, इतना हमारा प्राइस है और ये है हमारी मेल आईडी। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए तो क्वांटिटी देख लो मैच हो रही है तो हमें बस एक मेल ड्रॉप कर दो अपनी रिक्वायरमेंट्स लिखते हुए। तो इनको जितने भी ऑर्डर्स आएंगे वो मेल के थ्रू आएंगे, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा बायर और सेलर के बीच में। बायर और सेलर के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, जितना भी ये है वो मेल के थ्रू होता है इस पर्टिकुलर सिस्टम में। अगर हम इसके यूजफुलनेस की बात करें कि हाउ यूजफुल दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज, तो फर्स्ट ये बोलते हैं रिक्वायर्स लिमिटेड कैपिटल। ऐसे वाले उसमें आपको ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि आप डायरेक्टली मेल के थ्रू ऑपरेट कर रहे होते हो, तो बाकी सारी तामझाम जो रहती है वो सारी एलिमिनेट हो जाती है। नो ह्यूज एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड ऑन द बिल्डिंग एंड अदर थिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अलग से आपको ऑफिस बना के नहीं बैठना पड़ेगा, अलग से आपको कोई स्टोर नहीं खरीदना पड़ेगा, डायरेक्टली आपके पास ऑर्डर्स आएंगे मेल के थ्रू। आई टेल यू, एक ना शो आता है, कौन से उस पर आता है, मैंने ऑनलाइन नहीं देखा, यूट्यूब पे देखा है यूजुअली,
स्मॉल हाउसेस बिग बजट, समथिंग लाइक दैट। उसमें क्या है, पार्टनर्स है, मतलब एक कपल है जो बेसिकली लोगों के घरों को रेनोवेट करते हैं, ठीक है, दे आर मतलब डिज़ाइनर्स, तो वो लोगों के घरों को रेनोवेट करते हैं विद इन अ बजट। उनका एक 20,000 30,000 का बजट होता है, उसके अंदर वो आपका पूरा घर तो नहीं बट 1-2 रूम्स रेनोवेट करके जाएंगे इस तरह से कि वो मल्टी फंक्शनल बन जाए और बहुत खूबसूरत दिखे। तो ये कपल बेसिकली क्या करता था, ये कपल अपना खुद का कोई मतलब इन कपल ने बेसिकली क्या किया, एक बार किसी का घर रेनोवेट किया था, तो उसके घर में क्या था एग्जैक्टली वो मॉडल समझना। वो उसका देवर, मतलब जो बंदी थी जिसके घर को ये रेनोवेट करने गए थे, वो उसका पति और उसका देवर, इन तीनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था। किस चीज़ का, अंडरगारमेंट्स का, ठीक है। मुंबई में ये घर था इनका और अंडरगारमेंट्स का बिजनेस कर रहे थे। और बिजनेस कैसा चलता था, ऑनलाइन इनके पास मेल्स आते थे, मेल्स पे ये ऑर्डर पढ़ लेते थे, एड्रेस पढ़ लेते थे। घर में ही इन्होंने एक रूम को, स्टोर रूम को वेयर हाउस की तरह बनाया हुआ था, वहाँ पे पूरा बल्क में रखा हुआ था क्वांटिटीज अपने स्टॉक की, और फिर उसके बाद उसे पैक करते थे और उस एड्रेस पे भिजवा देते थे। मतलब देवर ऑपरेटिंग फ्रॉम देयर ओन हाउस, अपने खुद के घर में एक रूम बनाया हुआ है जहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती रहती है। ज़्यादातर स्मॉल हाउसेस इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, बट आपको ऑर्डर्स अलग अलग तरीके से आते हैं। बट अब जब मेल हाउस की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑर्डर्स मेल के थ्रू आते हैं और आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, घर से कर सकते हो, बाहर से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। इसके लिए अगर अलग से आपको दुकान नहीं खरीदनी पड़ेगी, इसके लिए अलग से आपको शोरूम नहीं बनाना पड़ेगा, इसके लिए अलग से आपको वेयर हाउस नहीं क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई देखने नहीं आने वाला है। आपके प्रोडक्ट्स की डिटेलिंग सारी दिख गई उनको न्यूज़पेपर की एड में, उनको बस ऑर्डर करना है और आप कहीं मर्जी से सप्लाई करें, बस उनके घर तक पहुंचना चाहिए। ये पूरा सिस्टम होता है, तो ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट आज सच होती नहीं है। रिमूवल ऑफ इंटरमीडिएटरीज, मतलब बीच वाले जो बिचौलिए इंसान होते हैं वो भी सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर है जो बेच रहा है सामान, और डायरेक्ट आप कस्टमर है, आप उनको मेल भेज रहे हैं, वो आपसे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, मेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, और बीच वाले सारे मिडलमैन की पोजीशन को खा लिया इस सिस्टम ने। एब्सेंस ऑफ बैड डेट्स फ्रॉम पोस्टल ऑर्डर हाउस डू नॉट गिव क्रेडिट फैसिलिटीज टू कस्टमर्स। ओके, सो ये बोलते हैं कि भाई ये वाला एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती, पैसे दो चीजें लो। जैसे मिंत्रा पे हम क्या करते हैं, हम पैसे देते हैं, वो भेज देते हैं हमारे यहाँ पे सामान, या COD कर देते हैं। तो उधारी वाला कुछ सामान नहीं है कि मिंत्रा आज आप हमें उधारी पे दे दो और कल हमसे पैसे ले लेना। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तो पता नहीं कितनी शॉपिंग करती, वैसे भी मैं मिंत्रा से बहुत शॉपिंग करती हूँ, लेकिन उधारी वाला सामान है मज़ा ही आ जाता है ना। मिंत्रा भी बेचारा आज बैड डेट्स में पड़ा होता है कि भैया इतने लोगों ने इतनी शॉपिंग करनी, इतनी लड़कियों ने इतने सारे कपड़े खरीद लिए और पैसे आज तक नहीं आए। बट ऐसा कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे भी वो फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो बैड डेट्स होने की बात ही कहाँ से आती है। मतलब बैड डेट्स तो तब होंगे ना जब क्रेडिट दिया होगा आपने, जब क्रेडिट दिया ही नहीं है तो फिर बैड डेट्स काहे के। ब्रॉड रीच, न्यूज़पेपर में आज छपवाओगे पूरे इंडिया से कॉल जा सकती है, बहुत बड़ी रीच हो जाती है। अदरवाइज अगर आप रिटेलर और इनके थ्रू करो तो आपको बस उसी एक सिस्टमैटिक लोकेलिटी में ही बाइंड रहना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी सप्लाई कर सकते हो। कन्वीनियंस, गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स एट होम। कस्टमर को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है ये सिस्टम, क्योंकि वो मेल के थ्रू ऑर्डर प्लेस करता है, आप मेल के थ्रू उसको रिस्पॉन्ड करते हो, सारे प्रोडक्ट्स उसके घर पे डिलीवर कर देते हो, उसको घर पे बैठे बैठे प्रोडक्ट मिल गया। इट्स लाइक होम डिलीवरी काइंड ऑफ अ थिंग, इतना सिंपल है। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट आर यूजुअली हैंडल्ड बाय मेल ऑर्डर हाउसेज आर एज फॉलोज। ये अब बोल रहे हैं किस किस तरह के प्रोडक्ट्स इस पर्टिकुलर थ्रू, मतलब वे के थ्रू हम भिजवा सकते हैं या डील करते हैं इस पर्टिकुलर सिस्टम में, हम किन किन प्रोडक्ट्स को। तो ग्रेडेड एंड स्टैंडर्ड आइटम्स, ऐसी चीज़ें जिनमें ग्रेडिंग सिस्टम चलता है कि मतलब अच्छी ग्रेड के मतलब अच्छी ग्रेड के प्रोडक्ट्स हैं, या फिर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था, एक प्रॉपर बेंचमार्क सेट किया हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, तो आपके घर तक डिलीवर हो रहे हैं। आइटम्स दैट कैन बी इजीली कैरिड एट लो कॉस्ट, ऐसी आइटम्स जो कि इजीली लो कॉस्ट पे हम कैरी कर सकते हैं। गुड्स रेडी इन डिमांड इन द मार्केट, ऐसे गुड्स जिनकी रेडी डिमांड है मार्केट में, मतलब आपने गुड्स बनाए और मार्केट में खरीदने के लिए लोग बैठे हुए हैं। जैसे कोविड की मेडिसिन,
कोविड की मेडिसिन के लिए उन लोगों को मार्केटिंग नहीं करनी पड़ी कि भैया जिस इंसान ने बनाई थी वो मार्केटिंग कर रहा था, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, नहीं, लोगों को चाहिए थी, वो लोग तो बस वेट कर रहे थे और सप्लाई करो और सप्लाई करो। बेचारे को लंदन जाना पड़ा बीच में छोड़ के, है ना। आइटम्स दैट कैन बी इजिली एक्सप्लेन थ्रू पिक्चर्स, ऐसी आइटम्स जिनको पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब देखो, अब किसी इंसान ने, मैंने आपको कैसे बताया यहाँ पे सिस्टम कैसे चलता है कि न्यूज़पेपर में आप एडवर्टीजमेंट देते हो कि भैया ऐसे 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 चीजें हो रही है, ठीक है। तो अब न्यूज़पेपर के देख के वहां से ऑर्डर देना, तो थोड़ा तो मतलब प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए ना कि न्यूज़पेपर में हम समझ सके कि किस तरह का डिजाइन है, क्या है, कैसा है, खरीदा जा सकता है बिना देखे कि नहीं खरीदा जा सकता, फिजिकली हाथ लगा के देखने की तो जरूरत नहीं है। तो ऐसे आइटम्स जो पिक्चर्स के थ्रू समझ आ सके कि भैया ये उसकी फंक्शनिंग है, ये ऐसे ऐसे दिखता है, उन चीज़ों को हम खरीद सकते हैं इस पर्टिकुलर तरीके से, ठीक है। एंड दैट्स इट, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। सो इंटरनल ट्रेड क्लास 11 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब भैया देखो, मैंने आपको आंसर्स तो बता दिए, ये भी बता दिया लिखने का पैटर्न कैसे होना चाहिए, बस अब आपको प्रैक्टिस करनी है। ये पार्ट को अगर आपने स्किप किया ना तो भाई देख लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगी। सो प्लीज़ वॉच दिस पार्ट। मैंने यूजुअली बच्चों को देखा लास्ट पार्ट का वीडियो स्किप कर देता है कि भैया पता है तो ये जानकारी तुम्हारे पास पहले से है। अरे बट कई बार हो जाता है टीचर्स बहुत सारी ऐसी जानकारी जो पहले नहीं बताते पूरे वीडियो में, उनको याद नहीं होता या बीच में बताना उनको ज़रूरी नहीं लगता, वो एंड में या स्टार्टिंग में बताते हैं। तो इन इन्फॉर्मेशन को सुन लिया करो, जहाँ पे इतना टाइम लगाया वहाँ 2-4 मिनट और सही। चलो मैं ज्ञान की बातें नहीं करूंगी, फिलहाल पॉइंट पे आता है। बस मैं ये बोल रही हूँ कि अपनी प्रैक्टिस जरूर रखो, मतलब राइटिंग स्किल्स तुम्हें आनी चाहिए। तुम कभी भी अपने आंसर को, मतलब तुम कितना अच्छा भी क्यों ना पढ़ लो, लेकिन जब तक आंसर में प्रेजेंटेशन वाली बात नहीं आएगी ना, नहीं वो पाओगे, और ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी। अभी बैठो, एक आंसर लिखो, ढंग से देखो, और 4 दिन बाद उसे चेक करना, यू विल रियलाइज कि 4 दिन में तुमने इंप्रूवमेंट की होगी अगर तुम बैक टू बैक आंसर्स लिख रहे होगे तो ये काम मेरी तरफ से पक्का अपनी तरफ से ज़रूर करना। कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। विद दैट अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो उसके लिए तुम उस लिंक पे जा सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। एज वेल एज अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है रिगार्डिंग एनी चैप्टर, रिगार्डिंग एनीथिंग एल्स, तो वो हमें लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल मैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स कहाँ पे है, मतलब पहले तो वहाँ यूट्यूब पे था, ठीक है, उसके बाद ये आया कहाँ पे, हमारे वेबसाइट पे, मतलब गूगल पे, ठीक है, और अब तो ये एप्लीकेशन पे भी है, मतलब प्ले स्टोर में आप जाके मैग्नेट ब्रेन्स सर्च करो और आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहाँ से भी आप कर सकते हो एक्सेस वीडियोस। सो बेसिकली अगर आपको पढ़ना है, इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, तो मैग्नेट ब्रेन्स ने अपने दरवाजे हर तरफ से आपके लिए खोल दिया है, आपको बस आके पढ़ाई करनी है। अगर गूगल पे आप जा रहे हैं तो आपको टाइप करना पड़ेगा magnetbrains.com, ठीक है। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपके सामने ये वेब पेज आ जाएगा, ठीक है, वेब पेज आएगा, यहाँ पे आएगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ पे NTSC, ओलंपियाड, क्लास 12, क्लास 11 लिखा आएगा। जैसे आप क्लास 11 पे क्लिक करेंगे आपको सारे टीचर्स क्लास 11 के मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको मेरी तस्वीर दिख सकती है, एक ही तस्वीर है मेरी, ये अदिति मैडम है। प्लीज़ डू नॉट थिंक हम दोनों रिलेटेड हैं या कुछ भी है, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसे डाउट हो गया है। तो ये बता रही हूँ, ये मैं हूँ, मैं स्पेक्स पहनती हूँ, वो स्पेक्स नहीं पहनती हैं। तो यहाँ पे मेरा फुल कोर्स आपको मिल जाएगा, आप खोल के देखेंगे आपको सारे चैप्टर्स लिखे हुए दिखाई देंगे, हर चैप्टर में कितने लेक्चर्स बने हुए हैं वो दिख जाएगा, और जैसे ही आप लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे आपको वीडियो खुल के मिल जाएगी। जैसे ही आपको वीडियो खुल के मिलेगी आप इसको बढ़िया से देखिए, तैयार कीजिए अपने टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे अब सब कुछ है, जैसे कि आपने टॉप कोर्सेज में देखा ही कितना कुछ लिखा हुआ था, तो सब कुछ है, बस अब आपको पढ़ने की ज़रूरत है, दैट्स इट। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने की भी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में विद अ डिफरेंट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।